Shall we continue the questions? Yesterday we have solved problem number 15. So we'll solve one similar kind of questions, कुछ नंबर बदल के, बस अभी आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है? मैं सिर्फ आंसर क्रॉस चेक करने के लिए ऐसे समझो. Please read problem number 16 on page 26. Problem number 16 on page 26. Indian Plastic makes an average profit of rupees 3.95 per plastic bucket on a selling price of rupees 16 per piece by producing 60,000 buckets or 60% of potential capacity. So at 60% of the capacity they are making 60,000 buckets. That means their total capacity is 1 lakh buckets for the period. Its cost of sales per piece is as under: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वर्क्स ओवरहेड्स, सेल्स ओवरहेड्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है. तो टेल मी व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? 5 rupees per unit. What is direct labor cost? 1.65 per unit. What are the variable works overheads? 2.50 per unit. What are the fixed works overheads? It is 1,50,000. सही है. 60,000 इंटू 2.50. कल हमने डिस्कस किया था ना ऐसे. What are the variable sales overheads? What are the variable sales overheads? 0.10 per unit. And what are the fixed sales overheads? What are the fixed sales overheads? 18,000. 60,000 into 0.30. You can say it is 0.30 per unit, but that 0.30 per unit is only for 60,000 units. Correct or not? If you produce 1 lakh unit also, it is going to be 18,000 only. Correct or not? 60,000 into 0.30, it is 18,000. Yes or no? So if you produce 1 lakh unit also, it is going to be 18,000. So per unit to come down, na? Per unit will come down or not if you produce more number of units. Okay. During the current year, it intends to produce the same number. Matlab how much? 60,000. But anticipates that fixed charges will go up by 10%. So what will increase by 10%? Fixed work overheads and fixed sales overheads will increase by 10%. While rates of direct labor and material will increase by 33 1/3% and 6%. देखो रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर पहले दिया उन्होंने, मतलब लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 33 1/3% एंड मटेरियल बाय 6%. देयर इज नो स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस. मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? 16 ही रहेगा. करेक्ट है ना? बिकॉज ऑफ कीन कॉम्पिटिशन. Under this situation, there is an offer from Indian Railways for a further 20% of its capacity. तो इंडियन रेलवेज का जो ऑर्डर मिल रहा है हमें इंडियन प्लास्टिक्स को, उसका साइज क्या है? ऑर्डर साइज 20,000 buckets. Yes or no? What minimum price per piece should be quoted to Indian Railways to ensure that firm earns the same profit overall as before? तो लास्ट ईयर में जितना प्रॉफिट था उतना ही अर्न करना है हमें, बट उतना अर्न करना विदाउट द ऑर्डर ऑफ इंडियन रेलवेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम रहेगा एंड कॉस्ट बढ़ रहा है. इसका मतलब तो डेफिनेटली इफ वी डोंट एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इंडियन रेलवेज, राइट, प्रॉफिट इज गोइंग टू कम डाउन. तो विद द ऑर्डर ऑफ इंडियन रेलवेज वी वांट टू मेंटेन द प्रॉफिट दैट वी अर्न इन द प्रीवियस ईयर. करेक्ट और नॉट? तो हाउ मच प्रॉफिट वी अर्न इन द प्रीवियस ईयर? 60,000 इंटू 3.95. क्या आंसर है 60,000 इंटू 3.95 का? 2,37,000. एग्जैक्ट ना? तो 2,37,000 इतना प्रॉफिट अर्न करना है हमें करंट ईयर में भी, लाइक वी अर्न इन द प्रीवियस ईयर. करेक्ट और नॉट? उसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर द एडिशनल ऑर्डर फ्रॉम इंडियन रेलवेज ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? 20,000 प्लास्टिक बकेट्स. तो सिमिलर क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड यस्टरडे. यस और नो? बोलो क्या लिखना है अभी. पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिख देते, वहां पे हम लोग बोलो पास्ट डेटा एंड करंट डेटा लिख लेते. यस और नो? या ओरिजिनल डेटा एंड रिवाइज डेटा ऐसे लिख देते. तो राइट डाउन फर्स्ट वर्किंग पॉइंट नंबर 16 के अंदर फर्स्ट वर्किंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर्स, बोलो प्रीवियस ईयर ऐसे लिख दो या पास्ट डेटा ऐसे लिख देते हो, चल सकता है क्या? एंड करंट ईयर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। हाँ चलो बताओ कौन सा कॉस्ट लिखना है इसमें? डायरेक्ट मटेरियल्स, क्वेश्चन पढ़े क्या सब लोग? हो क्या क्वेश्चन में इन्वॉल्व? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है पर यूनिट प्रीवियस ईयर में? 5। इस साल कितना होगा? 5 प्लस 6% ना, मटेरियल 6% ही है ना, 5 प्लस 6% कितना है? 5.30। 5 प्लस 6% ऑफ आई, ऐसे उसका इंटरप्रिटेशन होगा, तो इट इज 5.30 डायरेक्ट मटेरियल्स। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर, टेल मी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना था प्रीवियस ईयर? 1.65 and they said it is going to increase by 33 1/3%, तो 1.65 प्लस 33.333333% कर लेना कैलसी पे, 2.20। दिस इज डायरेक्ट लेबर। सी वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड्स, वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड्स बताओ कितना है वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड्स? इज इट 5 का 50%? सही है ना बच्चों? 2.50। ये कुछ चेंज होने वाला है क्या इस साल? कुछ नहीं बताया तो फिर एज इट इज लिख दो। दीज आर वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड्स। हाँ बोलो कितना था ये? 2.50 दोनों कॉलम में। और क्या है बोलो? फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड्स, फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड्स बोलो कितना ये? 5 into 50%, it is 2.50 per unit, but the 2.50 per unit is when, बोलो 2.50 is per unit when production is of how many units? 60,000 units. तो tell me, is it 1,50,000? Is it 1,50,000 fixed works overheads? एंड अगर हमने 70,000 यूनिट्स बना दिए तो आई कैन नॉट से 2.50 इंटू 70,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बिकॉज इट इज नॉट 2.50 पर यूनिट, इट इज 1,50,000। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? इट इज नॉट 2.50 पर यूनिट, इट इज 1,50,000 एंड 1,50,000 है, इसलिए 60,000 यूनिट्स के लिए 2.50 पर यूनिट आया। करेक्ट और नॉट? अगर तुम 1 लाख यूनिट बनाओगे तो इट इज गोइंग टू रिमेन 1,50,000, इट विल कम 1.50 पर यूनिट। Correct or not? It's a fixed cost, fixed works overheads. And tell me, ये कुछ बढ़ने वाला है क्या अगले साल? कितना? 10% से। समझ रहे हैं ना? मतलब अगले साल this is going to remain 1,65,000 even though you produce 0 units. Are you understanding this? Irrespective of volume of production, it is going to be 1,65,000 in the current year. Yes or no? E. हाँ बोलो next. वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स, वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स कितना है? वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स, वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स हाँ बोलो 0.40 इंटू 25%, इज इट 0.10? एंड अगले साल ये चेंज होने वाला है क्या? कुछ नहीं दिया है तो एज इट इज रख देना फिर। यस और नो? कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं। देन फिक्स्ड सेल्स ओवरहेड्स, बोलो फिक्स्ड सेल्स ओवरहेड्स कितना है? फिक्स सेल्स ओवरहेड्स 0.40 इंटू 75% इंटू 60,000 बकेट्स कितना था ये? इज इट 18,000? एंड अगले साल इज इट गोइंग टू रिमेन सेम? नो, उन्होंने क्या बोला है? फिक्स चार्ज विल गो अप बाय 10% बोला है। तो कितना है गए? 18,000 प्लस 10%, 19,800, 19,800
800, सही है। तो ये फिक्स सेल्स ओवरहेड्स हो गए, यस और नो? तो दिस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अगर टोटल करना है तो फिर वेरिएबल एंड फिक्स ऐसे ऐड नहीं कर सकते हम लोग डायरेक्टली, तो फिक्स का टोटल कर सकते हैं सिर्फ, एंड प्लस वेरिएबल जो भी है पर यूनिट लिख देंगे इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड विल बी टोटल कॉस्ट। यस और नो? कुछ जाता है क्या दिमाग में? तो टोटल नहीं किया तो बेटर है, बाद में जहां पे भी करना है वो लिख देंगे, चलेगा ना? यस और नो? फिर भी मुझे टोटल लिखना ही है, तो बताओ पास्ट में का क्या लिखो टोटल, प्रीवियस ईयर में कर लो कैलसी पे। 5 प्लस 1.65 प्लस 2.50 प्लस 0.10, कितना था ये? 9 पॉइंट, तो कहना है इट इज 9.25x प्लस 1,68,000 इफ x आर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। दिस इज द टोटल अगर लिखना ही है तो, समझा क्या? ये ऐसा पर यूनिट का एंड फिक्स का तो टोटल एज इट इज नहीं कर सकते ना हम लोग, करेक्ट है? चलो फिर ये तो एज इट इज रख देते हैं हम लोग, यस और नो? हाँ चलो बोलो अभी क्या क्वेश्चन पूछा है, सिमिलर टू यस्टरडेज क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड। क्या फाइनलाइज करना है हमें? मिनिमम सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड टू इंडियन रेलवेज फॉर एन ऑर्डर ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? फॉर एन ऑर्डर ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? 20,000 यूनिट्स। तो राइट डाउन। सेकेंड, हम लोग कल 2-3 मेथड से सॉल्व किए थे, अब आज वो एक्स लेके सॉल्व करेंगे, वो सबसे इजियर था, करेक्ट है ना? तो राइट डाउन, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ minimum selling price to be quoted, calculation of minimum selling price to be quoted to Indian Railways, calculation of minimum selling price to be quoted to Indian Railways for an order of हाँ बोलो, 20,000 plastic buckets, for an order of 20,000 units बोल सकते हो आप, सही है ना? मिनिमम सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड, मिनिमम सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड, ठीक है? बोलो फिर अभी, ऐसे लिख देता हूं पहले तो, प्रॉफिट टू बी मेंटेन्ड इन द करंट ईयर, प्रॉफिट टू बी मेंटेन्ड इन करंट ईयर। बोलो करंट ईयर में कितना प्रॉफिट मेंटेन करना है? जितना लास्ट ईयर अर्न किया उतना, बराबर है ना? कितना प्रॉफिट मेंटेन करना है फिर? 60,000 इंटू रुपीज 3.95, कितना था? 2,37,000। जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट अर्नड है इतना मेंटेन करना है यहाँ पे, करेक्ट है ना? उतना मेंटेन करने के लिए तो फिर 60,000 बकेट्स काफी थे ना? इंडियन रेलवेज का ऑर्डर एक्सेप्ट करने की जरूरत है क्या? ऑब्वियसली जरूरत है। अगर लास्ट ईयर का कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा था तो इस साल भी वी वुड हैव अर्न 2,37,000 फ्रॉम 60,000 बकेट्स ओनली, but it's not possible in this year because variable cost has increased, material cost, labor cost has increased, then fixed cost has also increased. Selling price of 60,000 buckets cannot be changed because of keen competition, correct or not? तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी? from additional order of 20,000 units you have to generate some contribution, because even though we accept that additional order, fixed cost is not going to increase now, जो बढ़ चुका है वो उतना ही रहेगा अभी, irrespective of number of units produced, correct or not? तो we can generate some contribution, बोलो, some contribution from the additional order or not? Are you understanding this? For that purpose याद रखो, from the new order, सुनो मेरे भाई, from the new order, if you recover anything above variable cost, it is going to add something to the contribution. मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे हो क्या आप? If you recover anything above what? वेरिएबल कॉस्ट। अभी अब जैसे कि यहां पे अगर मैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लिया अभी, तो हो सकता है कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट मान लो 15 रुपीज है, जैसे कि टोटल कॉस्ट फाइंड कर लिया मैंने
फॉर लेट अस से 80,000 यूनिट्स, सुन रहे हो क्या मेरे भाई, टोटल कॉस्ट फॉर 80,000 यूनिट्स, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी रहेगा, डिवाइडेड बाय 80,000 करके टोटल कॉस्ट पर यूनिट आएगा। बट हो सकता है कि मेरा सेलिंग प्राइस उससे कम रख के भी आई कैन गेट सम पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। कैसे? क्योंकि राइट कॉन्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ओनली ऑन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट ना। अब मैं 60,000 यूनिट्स बनाऊं या 80,000, फिक्स कॉस्ट तो वही रहने वाला है ना। तो एडिशनल 20,000 यूनिट्स का ऑर्डर एक्सेप्ट करके इफ आई रिकवर एनीथिंग अबव वेरिएबल कॉस्ट, इफ आई रिकवर बोलो एनीथिंग अबव वेरिएबल कॉस्ट, इट इज गोइंग टू ऐड समथिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी और नॉट। बहुत सिंपल एग्जांपल, अब बताओ अपना बैच स्टार्ट हो चुका है, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे, करेक्ट और नॉट, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे और भी बैठ सकते हैं, ध्यान दे रहे हो क्या? अब मुझे बताओ, अब समझो मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट सिर्फ 200 रुपए, कितना? 200 रुपए। अब मैं 300 रुपए में भी किसी को एडमिशन दे दूं तो भी मेरा 100 रुपए से कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा ही ना। 300 रुपए फीस चार्ज करूंगा समझो मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को अभी, करेक्ट और नॉट? कंसीडरिंग द फ्यूचर बैचेस, ऑर्गेनाइजेशन का इमेज एंड ऑल दो थिंग, वी डोंट टेक सच काइंड ऑफ डिसीजंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बट सिंपल चीज है, अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट, बाकी जो भी कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड है, यस और नो? वो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ वैरी नहीं करता है, करेक्ट? और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ क्या वैरी करता है हमारे लिए? सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट वैरी करेगा, करेक्ट और नॉट? अदरवाइज राइट मोस्ट ऑल अदर कॉस्ट आर फिक्स कॉस्ट और नॉट? अब बताओ, अगर मेरा 200 रुपए पर स्टूडेंट वेरिएबल कॉस्ट है, तो अब कोई स्टूडेंट समझो मुझे बाहर मिलता है और वो बोल रहा है कि सर आप, मेरा बहुत कंडीशन खराब है सर, आप मुझे एडमिशन दे दो, 300 रुपीज इज द फीस आई विल पे। टेल मी माय फ्रेंड्स, उससे हमारा पॉलिसी के अगेंस्ट हम जाए वो सब बाकी बातें है, मेरा प्रॉफिट कम होने वाला है क्या उसका? इवन दो आई गिव द एडमिशन इन बोलो 300 रुपीज फीस, मेरा प्रॉफिट कम होने वाला है क्या? नहीं, इनफैक्ट 100 रुपए से बढ़ेगा ही ना, 100 रुपए से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा ही, करेक्ट? तो अगर मैं टोटल कॉस्ट ऑफ दिस बैच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया, तो हो सकता है कि कॉस्ट पर स्टूडेंट विल कम सम 5,000 रुपीज, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, correct or not? But by giving the admission for 300 rupees, I can increase the profitability or not? I can increase the profitability because at the time of fixation of selling price, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्या है? You have to recover something above variable cost. You have to recover something above variable cost, क्योंकि fixed cost is going to be incurred irrespective of number of units produced and sold. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड यहां पे क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी द मिनिमम सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड टू इंडियन रेलवेज, करेक्ट और नॉट? तो अब हमारे दिमाग में एक प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना है हमें, एंड सम तो वो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, करेक्ट और नॉट? तो इतना कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट करना ही है हमें। अब उसमें से 60,000 यूनिट्स ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट किया हुआ है, एंड नाउ वी नीड सम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम additional order of 20,000 buckets. Are you understanding this? And उससे कुछ contribution generate करेंगे ताकि overall profitability can be maintained. Are you understanding this? तो please understand, your fixation of selling price is never on the basis of total cost per unit. हाँ, शुरुआत में जो selling price decide होता रहेगा किसी भी organization का, that considers variable cost, fixed cost, correct or not? Over there absorption costing method can be used. But later on, whether this order is to be accepted or not, whether this export order is to be accepted or not, in all these decision makings, only variable cost becomes relevant. क्या बोल रहा हूं मैं, सुना करो, only बोलो variable cost becomes relevant, fixed cost becomes irrelevant for decision making, fixed cost becomes irrelevant for decision making. हाँ चलो, तो प्रॉफिट टू बी मेंटेन लिख दिया आपने, यस और नो? क्या लिखो उसके बाद में, बोलो लेट एक्स बी द मिनिमम सेलिंग प्राइस, ऐसे लिख दो, चलेगा क्या? राइट डाउन, लेट रुपी एक्स पर यूनिट बी minimum selling price to be quoted, minimum selling price to be quoted to Indian Railways, to Indian Railways, rupee x per unit be minimum selling price to be quoted to Indian Railway for an order of how many units? For an order of 20,000 units. सही है? Therefore, अब बताइए, ऐसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, वो सही है कि बताओ, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस बोलो फिक्स्ड कॉस्ट should be equal to profit to be maintained. Yes or no?
प्रॉफिट टू बी मेंटेन, कितना प्रॉफिट मेंटेन करना है हमें? अच्छा, सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? 20,000 एक्स होगा क्या? समझा ना? 20,000 एक्स होगा, बट दैट इज फॉर एडिशनल ऑर्डर। बट 60,000 यूनिट्स ऑलरेडी बेच रहे हैं, उसका सेलिंग प्राइस भी फिक्स है ना आपका। कितना है फिर सेल्स रेवेन्यू क्या होगा बोलो? 60,000 buckets will be sold at a rate of rupees 16 per bucket, plus additional order of 20,000 buckets will be sold at a rate of rupees x per unit. तो 60,000 इंटू रुपीज 16 प्लस 20,000 एक्स, ये टोटल रेवेन्यू होगा क्या? ये टोटल रेवेन्यू होगा क्या? माइनस, बोलो, हम 80,000 बकेट्स बना रहे, यस और नो? तो 80,000 इंटू 80,000 इंटू, अब बताओ जो करंट ईयर है उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 5.30 प्लस 2.20, सही है ना बच्चों? प्लस 2.50 प्लस 0.10, दिस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये नंबर कहां से लाया, मैं समझ रहा है ना? एंड इंटू 80,000 करना था या इंटू 60,000? इंटू 80,000, 80,000 बकेट्स का वेरिएबल कॉस्ट माइनस, बताओ फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? बताओ भाई फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 1,65,000 प्लस 1,65,000 प्लस 19,800, सही है? करेक्ट है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, टेल मी? 2,37,000। दिस शुड बी इक्वल टू 2,37,000, सही है? बताओ फिर ये कितना था? 60,000 इंटू 16, इज इट 9,60,000? 9,60,000 प्लस 20,000 एक्स माइनस, बताओ ये वेरिएबल कॉस्ट का क्या आंसर है? पूरे ब्रैकेट का आंसर बताओ। 8,08,000, सही है ना? माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है बताओ? 1,84,000, 1,84,800, एंड दिस इज इक्वल टू 2,37,000, करेक्ट है? तो 20,000 एक्स इज इक्वल टू हाउ मच बताओ? ये बाकी सब राइट में लेके जाओ अभी। 20,000 एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 20,000 एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 2 lakh, only 69,000, 2,69,800, 269,800, सही है क्या बच्चों? थोड़ा टफ कैलकुलेशन है, सही है क्या? तो बोलो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ₹13.49, ₹13.49। Therefore, minimum selling price to be quoted, minimum selling price to be quoted to Indian Railways, minimum selling price to be quoted to Indian Railways is equal to, बोलो, ₹13.49 पर प्लास्टिक बकेट, या पर यूनिट लिख दो। ₹13.49 per plastic bucket is the minimum selling price to be quoted to Indian Railways. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैनेज कर पाओगे आप। ये आज का क्वेश्चन तो रिवीजन था, ये सिमिलर क्वेश्चन यस्टरडे वी हैव सॉल्व। थोड़ा बहुत कुछ कॉस्ट में चेंजेस आएंगे और कुछ एडजस्टमेंट आएगा तो वो इसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा आपको, सही है? नाउ प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 17 पेज 26। ये हो गया सबका सॉल्व करके? नाउ प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 17 पेज 26। Point number 17. A small scale manufacturer produces an article at operated capacity of how much? 10,000 units. While the normal capacity of his plant is how much? 14,000 units. Working at a profit of 20% on sales realization, he has formulated his budget as under.
तो एट व्हाट सेल्स लेवल इज वर्किंग राइट नाउ, सॉरी प्रॉफिट लेवल 20% ऑन सेल्स, बट 20% ऑन सेल्स कब प्रॉफिट होता है? फॉर 10,000 यूनिट्स वर्किंग एट बोला है ना, करंटली इज ऑपरेटिंग एट 10 बोलो 10,000 यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, यस और नो? तो उन्होंने दिया है 10,000 यूनिट्स के लिए सेल्स दिया है 2 लाख, सही है? 2 लाख सेल्स दिया है क्या? तो व्हाट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 20 रुपीज होगा, 20 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड्स दिए, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स दिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए, करेक्ट है ना? तो 2 लाख माइनस ये कॉस्ट का टोटल कितना है बताओ? 50 प्लस 20 प्लस 40 मतलब 1,10,000 है। तो 2 लाख माइनस 1,10,000 90,000, बट 90,000 प्रॉफिट है नहीं उनका। प्रॉफिट तो 2 लाख का 20% मतलब सिर्फ 40,000 है। तो कुछ कॉस्ट मिसिंग है, उन्होंने दिया नहीं हमें। वो तो बहुत क्लियर है यार, ये सब ओवरहेड्स दिए, तो व्हाट इज मिसिंग? प्राइम कॉस्ट, हाँ वेरी गुड। डायरेक्ट कॉस्ट इज मिसिंग। सेल्स में से सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट डिडक्ट करके थोड़ी प्रॉफिट आएगा, करेक्ट और नॉट? प्राइम कॉस्ट इज मिसिंग और नॉट, यस और नो? ओके, फिर वैसे ही 14,000 यूनिट्स का डेटा दिया है, बट फॉर 14,000 यूनिट्स दे आर नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। हाँ, समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड आपको लगता है नहीं सर यहाँ पे भी 20% ऑन सेल्स होगा, तो ये एग्जांपल ही रॉन्ग होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एट बोथ द लेवल्स दे कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्योंकि फिक्स कॉस्ट वही है ना बॉस। तो अगर तुम लेवल 10,000 की जगह 14,000 यूनिट्स अगर बेचे तो यू अर्न मोर प्रॉफिट ऑन सेल्स, you earn more profit on sale, more profit percentage on sales if you keep the selling price as it is. Are you getting this? क्योंकि अभी भी फिक्स कॉस्ट वही रहेगा, तो 10,000 यूनिट्स को के कंट्रीब्यूशन को जितना फिक्स कॉस्ट बेयर करना था, 14,000 यूनिट्स के कंट्रीब्यूशन को भी उतना ही फिक्स कॉस्ट बेयर करना है। तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इंप्रूव होगा एट 14,000। सीधी सी बात है भाई, बैच में मेरे 100 स्टूडेंट्स एंड 200 स्टूडेंट्स, आई कांट से प्रॉफिट इज गोइंग टू बी डबल्ड, करेक्ट और नॉट? प्रॉफिट विल बी मोर देन डबल, प्रॉफिट विल बी मोर देन डबल। बैच में मेरे मान लो 500 स्टूडेंट्स है, तो आई एंड समझो मेरा प्रॉफिट 50 लाख है। मेरा प्रॉफिट कितना है? 50 लाख। तो आधे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते तो मेरा प्रॉफिट 25 लाख नहीं होता, उससे भी कम होता, शायद लॉस भी हो सकता है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? शायद लॉस भी हो सकता है। इट इज पॉसिबल और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? क्योंकि राइट, इवन दो देयर आर 250 स्टूडेंट्स नाउ इंस्टेड ऑफ 500, माय फिक्स कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम और नॉट? एंड हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन जनरेटेड फ्रॉम 250 स्टूडेंट्स इज इनसफिशिएंट टू कवर माय फिक्स कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? चलो बोलो फिर, यहाँ पे फिक्स ओवरहेड्स दिए और क्या है? ही गेट्स एन ऑर्डर फॉर द क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू हाउ मच? बोलो 20% ऑफ ऑपरेटेड कैपेसिटी। तो क्या साइज का ऑर्डर मिलता है उसको? 2,000 यूनिट्स का। 20% ऑफ ऑपरेटेड बोला है, ऑपरेटेड कैपेसिटी 10,000 है। एंड इवन ऑन दिस एडिशनल प्रोडक्शन प्रॉफिट मार्जिन इज डिजायर्ड एट सेम परसेंटेज ऑन सेल्स। इसको अंडरलाइन करो। तो ये एडिशनल ऑर्डर पे भी उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 20% ऑन सेल्स एज फॉर प्रोडक्शन टू द ऑपरेटेड कैपेसिटी, एज्यूमिंग प्राइम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एज्यूमिंग बोलो प्राइम कॉस्ट इज कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, what should be the minimum selling price to realize this objective? What is this objective? To make profit of 20% on sales for how many units? 2,000 units. बोलो फिर अब कैसे करना है? क्वेश्चन पढ़ो, मैं वेट करता हूं 1 मिनट एंड आप बताओ कैसे सॉल्व करना है। दो चीजें मिसिंग है। पहला, हमें प्राइम कॉस्ट पता नहीं है। इनफैक्ट प्राइम कॉस्ट पर यूनिट तक पहुंचना पड़ेगा, यस और नो? दूसरी चीज, हाँ बोलो, ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है, इसका सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। समझा क्या आपको? ये देखो मेरे भाई, वेरिएबल ओवरहेड्स कितना था? 10,000 का कॉलम देखो आप, वेरिएबल ओवरहेड्स कितना था? 50,000। तो वी कैन से स्ट्रेट वे 5 रुपीज पर यूनिट। नहीं समझा आपको? इसका मतलब और कितने भी यूनिट्स बनाओ इंटू 5 रुपीज पर यूनिट कर सकते हो। मेरे भाई ये वेरिएबल है, इसका मतलब इसमें पर यूनिट तो सेम ही रहेगा ना हर जगह पे। अगले कॉलम में भी देखो आप, 70,000 है, ये 14,000 यूनिट्स के लिए, मतलब इट इज 5 रुपीज पर यूनिट। अब बता, फिक्स्ड ओवरहेड्स दोनों कॉलम में 40,000 है, तो राइट, एडिशनल ऑर्डर एक्सेप्ट करो या मत करो, दिस इज गोइंग टू रिमेन 40,000 ओनली, यस और नो? एंड आप बताओ, ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स जो है, एक कॉलम में 20,000 है, एक में 22,000 है, इसका मतलब ये फिक्स तो नहीं है पक्का? अच्छा, दोनों में पर यूनिट सेम नहीं है, मतलब वेरिएबल भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा इसका?
सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था ये बेसिक लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। समझा कि अभी लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड से सेग्रीगेशन करो इतना ही क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन है उसके अंदर एक वर्किंग नोट है ये, सेग्रीगेशन बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, यस और नो। चलो बोलो कैसे सॉल्व करना है, क्या लिखो पहले वो बताओ। पहले प्राइम कॉस्ट पर यूनिट पता कर लेते, फिर कितना आएगा प्राइम कॉस्ट पर यूनिट बताओ आप ही। हाँ प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? मेरे ख्याल से 5 रुपीज पर यूनिट आएगा। अच्छा देखो 2 लाख सेल है, उसमें से ये 1,10,000 कॉस्ट है दिख रहा है वो, इसका मतलब 90,000, 90,000 में से 40,000 प्रॉफिट है, तो बचा कितना? 50,000। वही बैलेंसिंग फिगर है, रिमेनिंग कॉस्ट 50,000 फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 10,000। तो इट्स 5 रुपीज पर यूनिट, इट इज 5 रुपीज पर यूनिट, करेक्ट और नॉट? तो राइट डाउन फर्स्ट वर्किंग पॉइंट नंबर 17 में, पॉइंट नंबर 17 में फर्स्ट वर्किंग ऐसा लिख देना, कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ क्या फाइंड करना है हमें? प्राइम कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। ओके उसके नीचे लिख दो, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, it is given in the question that for operated capacity of, for operated capacity of, क्या operated capacity है? For operated capacity of 10,000 units, company is making, बोलो, प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट ऑफ, बोलो 20% ऑन सेल्स है ऑन कॉस्ट है? तो ऑन सेल्स, ये ऑन कॉस्ट दिया होता तो फिर और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर कॉस्ट पे इतना तो सेल्स पे कितना, कुछ वर्किंग बनाना पड़ता हमें, यस और नो? 20% ऑन सेल्स, करेक्ट और नॉट? 20% ऑन सेल्स, ओके फुल स्टॉप। प्राइम कॉस्ट ऑफ 10,000 units is not given in the question. Do you agree? Is not given in the question. Prime cost of 10,000 units is not given in the question, which can be calculated as follows. Which can be calculated as follows. चलो बताओ टेबल में सॉल्व करते, which can be calculated as follows. तो देखो 2 लाख में से पहले प्रॉफिट डिडक्ट करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, चलेगा ना? एंड टोटल कॉस्ट में से जो दिया हुआ है कॉस्ट वो डिडक्ट करेंगे, बैलेंसिंग फिगर इज प्राइम कॉस्ट, चलेगा क्या? तो राइट डाउन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्या लिखो बोलो? सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू, लिखो लिखो लिखो, सेल्स वैल्यू विच कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, लिखा आपने, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ए सेल्स वैल्यू, बोलो कितना है सेल्स वैल्यू? सेल्स वैल्यू 2 lakhs, सेल्स वैल्यू 2 lakhs। बी क्या लिखो? प्रॉफिट, इज इट ए इंटू 20%, इज इट 40,000, यस और नो? तो ए माइनस बी क्या रहेगा? टोटल कॉस्ट ए माइनस बी, इज इट 1,60,000?
एंड बेसिक ये 1,60,000 के दो पार्ट मतलब रहेगा प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स. ओवरहेड्स का नेचर छोड़ दो, फिक्स वेरिएबल जो भी है, टोटल 1,60,000 है ना, करेक्ट और नॉट. तो उसमें से मैं लिख देता हूं ओवरहेड कॉस्ट. ओवरहेड कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट में से ओवरहेड कॉस्ट कितना है उसके अंदर लिख देना वेरिएबल ओवरहेड्स. नेक्स्ट सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स. अब देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में जनरली क्लासिफिकेशन फिक्स्ड वेरिएबल में होता है, समझ है कि नहीं. यही हो सकता है कि अब ये वेरिएबल में कुछ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स रहेंगे, कुछ वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स रहेंगे, कुछ वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रहेंगे. दैट क्लासिफिकेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. बट मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक एजम्पशन है एवरी कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल. करेक्ट और नॉट, क्योंकि वही मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द कंट्रीब्यूशन एंड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन इफ यू डिडक्ट फिक्स कॉस्ट वी गेट द प्रॉफिट. करेक्ट और नॉट. चलो बोलो वेरिएबल ओवरहेड्स कितने थे बच्चों, 50,000. सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स 20,000 एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स 40,000. सब टोटल डी, सब टोटल डी कितना है 1,10,000 ई. therefore प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, इज इट सी माइनस डी, yes or no? Is it C minus D? Is a prime cost. C total cost है and total cost में से overhead cost मैंने डिडक्ट कर दिया, तो क्या बच गया प्राइम कॉस्ट. C minus D. Is it 50,000? Yes or no? F prime cost per unit is equal to, tell me ये 50,000 प्राइम कॉस्ट कितनी यूनिट्स का था 10,000, तो डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स, तो आंसर इज ₹5 इज द प्राइम कॉस्ट पर यूनिट. सही है. तो और जो भी ऑर्डर मिलेगा आपको उसमें प्राइम कॉस्ट पर यूनिट 5 इनकर होगा प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स इनकर होंगे, इतना ही कॉस्ट बढ़ेगा ना. तो क्या नहीं बढ़ने वाला है बोलो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट नहीं बढ़ने वाला है. तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कितना है बोलो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कितना है 40,000 नहीं है 40,000 है एंड वो सेमी वेरिएबल में का कुछ पोर्शन फिक्स्ड है ना, करेक्ट और नॉट. तो अब हमें कितना कॉस्ट बढ़ेगा ये जानने के लिए वो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस एंड अंटिल आई नो हाउ मच पोर्शन इज वेरिएबल एंड हाउ मच इज फिक्स्ड आउट ऑफ दैट आई कांट फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ एडिशनल ऑर्डर. आई कांट फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ बोलो. अच्छा मुझे बताओ 10,000 के बाद में मैं और 2,000 यूनिट्स बनाए तो मेरा कितना कॉस्ट बढ़ेगा ये जानना पड़ेगा ना मुझे इन ऑर्डर टू डिसाइड सेलिंग प्राइस. तुम हो क्या क्वेश्चन में इन्वॉल्व, 10,000 की जगह में अब 12,000 यूनिट्स बनाने वाला हूं, इसका मतलब और 2,000 यूनिट्स बनाने वाला हूं, तो और 2,000 यूनिट्स में बनाया तो कितना कॉस्ट बढ़ेगा ये जानने के लिए आई नीड टू सेग्रीगेट और नॉट. एंड बहुत क्लियर है यार, वो 14,000 का डेटा ही उन्होंने सिर्फ सेग्रीगेशन एंगल से दिया हुआ है, अदरवाइज उसकी जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन में. यस और नो. तो राइट डाउन सेकंड वर्किंग क्या लिखो बोलो, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. सेग्रीगेशन ऑफ बोलो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड. चलेगा क्या, बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड. segregation of semi variable overheads by level of activity method. ठीक है, by level of activity method. तो बोलो variable portion of semi variable overhead cost per unit. समझ रहे हैं ना, वो सेमी वेरिएबल में से एंड सिर्फ जो प्योरली वेरिएबल है वो और अलग से, समझ रहा है ना, जो प्योरली वेरिएबल है वो अलग से है ही. समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल पोर्शन है. ठीक है, कितना बोलो, क्या फॉर्मूला अप्लाई करूं, डेल्टा कॉस्ट डिवाइड बाय डेल्टा क्वांटिटी, मतलब चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी. चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. तो बोलो चेंज इन कॉस्ट कितना ले लूं मैं, 22,000 माइनस 20,000
22,000 minus 20,000 divided by 14,000 minus 10,000 units. तो rupees 2,000 divided by 4,000 units. Tell me, is it rupees 0.50 per unit? rupees 0.50 per unit. सही है क्या? एंड फिक्स्ड पोर्शन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स फाइंड कर सकते हो चाहो तो. करेक्ट. मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि वो नहीं फाइंड किया तो भी चल सकता है, हमें वैसे भी उसकी जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है समझाना? क्योंकि अभी एडिशनल ऑर्डर का सेलिंग प्राइस सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करेगा. क्यों? क्योंकि हमें अभी फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हो चुका है. यस और नो? फिर भी हमने हेडिंग लिखा है सेग्रीगेशन इसलिए लिख देते हैं, बट मेरे ख्याल से आंसर में उसका कोई रोल नहीं होगा. समझा? अब मुझे बताओ, और 2000 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस ही फाइंड करना है ना आपको, तो और 2000 यूनिट्स के लिए कौन सा कॉस्ट बढ़ने वाला है? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट. यस और नो? तो राइट डाउन. यूजिंग डेटा ऑफ 10,000 यूनिट्स. कोई भी एक डेटा यूज करो एंड विल फाइंड आउट फिक्स्ड पोर्शन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. फिक्स्ड पोर्शन ऑफ, बोलो, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. फिक्स पोर्शन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. बोलो 10,000 के लिए टोटल कितना था? 20,000 माइनस 10,000 यूनिट्स इंटू रुपीज 0.50 पर यूनिट. तो टेल मी, इज इट 15,000 रुपीज? 15,000 इस सेग्रीगेशन हमने कर लिया. ठीक है? यस और नो? कोई भी डेटा यूज कर लिया तो आंसर यही आता ना. तो अब बताओ हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? मिनिमम सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड फॉर एडिशनल ऑर्डर ऑफ 2,000 यूनिट्स. कोई डाउट है? तो राइट डाउन. थर्ड वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड फॉर एडिशनल ऑर्डर ऑफ 2,000 यूनिट्स. Calculation of minimum selling price to be quoted. Minimum selling price to be quoted. To be quoted for what? For an additional order of 2,000 units. For additional order of 2,000 units. बोलो. वैसे तो कैलसी पे कर सकते हैं हम लोग. कितना प्रॉफिट चाहिए? 20% ऑन सेल्स ही चाहिए ना. 20% ऑन सेल्स मतलब 1/5 ऑफ सेल्स. 1/5 ऑफ सेल्स इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, मतलब 25% ऑफ कॉस्ट. ओके, एक काम करो, कैलसी पे ले लो. 5 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल सॉरी प्राइम कॉस्ट है. 5 रुपीज पर यूनिट आया था ना. 5 लिया क्या आपने? प्लस वेरिएबल ओवरहेड जो प्योरली वेरिएबल है वो 5 है. 5 प्लस 5 लिया क्या आपने? प्लस 0.5. प्लस 0.5 कौन सा? सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल पोर्शन. कितना है टोटल? 10.50 प्लस 25% कर दो, 13.125. खत्म. दिस इज द मिनिमम सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड. यस और नो? फॉर एडिशनल ऑर्डर ऑफ 2,000 या फॉर एडिशनल जो भी रहेगा उसका पर यूनिट ही फाइंड कर रहे हैं ना वैसे भी हम लोग. तो 14,000 तक कुछ भी रहने दो, यही होगा सेलिंग प्राइस. 14,000 तक करेक्ट है ना. 14,000 से आगे चेंज हो सकता है क्योंकि 14,000 तक फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा क्योंकि उनका कैपेसिटी ही 14,000 है. 14,000 के ऊपर तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो सकता है. जैसे सेम मेरा और कुछ स्टूडेंट ऐड करने से कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, बट अगर वो ये क्लासरूम का कैपेसिटी क्रॉस कर गया तो फिर वो भी रिलेवेंट हो जाएगा ना डिसीजन मेकिंग के लिए. यस और नो? तो राइट डाउन. particulars and amount. Particulars and amount. बोलो क्या लिखो उसमें? A. Shall I write prime cost per unit? पर यूनिट फाइंड करते चलेगा ना. प्राइम कॉस्ट पर यूनिट 5. अगर आपको उधर नहीं से टोटली फाइंड करना है तो क्या होगा यार? 2,000 इंटू 5 होगा और कुछ चेंज होने वाला है कि इसमें. बट अल्टीमेटली हमें लास्ट में जो टोटल आएगा उसको डिवाइड बाय 2,000 करके प्राइस बताना ही है ना. तो ठीक है ना, पहले से ही पर यूनिट फाइंड करो. एनीवे अभी फिक्स पोर्शन ऐसा कुछ है ही नहीं. समझा क्या? बोलो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट बी.
क्या लिखो? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट. बोलो कितना है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट? 5 प्लस 0.50. टेल मी, इज इट 5.50? यस और नो? वेरिएबल ओवरहेड 5 प्लस 0.50 क्या था, समझा ना? वो 5 कहाँ से लाया पहला? करके देखो, 50,000 डिवाइड बाय 10,000 या 70,000 डिवाइड बाय 14,000. प्योरली जो वेरिएबल है वो 5 रुपीज पर यूनिट है ही ना. करेक्ट और नॉट? सी. क्या लिखो बोलो? टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर यूनिट. कैन आई से लाइक दिस? टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर यूनिट ए प्लस बी. क्या ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब तुम्हें 10,000 के ऑर्डर से अभी 12,000 यूनिट बनाना है तो हर यूनिट का कॉस्ट सिर्फ 10.50 से बढ़ेगा. यस और नो? हर यूनिट का कॉस्ट 10.50 से ही बढ़ेगा. तो ऑन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओनली यू ऐड अ मार्जिन ऑफ 25%. यस और नो? You want 20% profit on the sales of the 2000 units, and for additional order of 2000 only incremental cost is relevant now. Only बोलो incremental cost is relevant. समझ रहा है कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग. कल जाके तुम बिजनेस करोगे, यू कांट ऑलवेज डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ बोलो टोटल कॉस्ट. समझता है क्या? यू हैव टू कंसिडर द रिलेवेंट कॉस्ट और नॉट. यू हैव टू कंसिडर रिलेवेंट कॉस्ट की हिस्टोरिकल आपने दुनिया भर का कॉस्ट इनकर करके रखा है, बट कई बार एट दैट कस्टमर सामने खड़ा है, उसके साथ निगोशिएशन चल रहे हैं. करेक्ट और नॉट? रिसेशनरी फेज है, कई सारे अलग अलग फेजेस हो सकते हैं ना डिसीजन मेकिंग में. तो समटाइम्स यू हैव टू रिकवर जस्ट समथिंग अबव वेरिएबल कॉस्ट और नॉट. करेक्ट और नॉट? जब मार्केट डाउन है, खराब सिचुएशन, पर्टिकुलरली अभी जो समय चल रहा है, उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल आर अप्लाइंग दिस स्ट्रेटेजी और नॉट. Even though they recover something above variable cost, it is better. at least बिजनेस का सर्वाइवल इंश्योर होगा. एटलीस्ट बिजनेस का बोलो सर्वाइवल इंश्योर होगा. फिक्स कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड इन द लॉन्ग रन. जब मार्केट कंडीशंस इंप्रूव हो जाएंगे तब और थोड़ा सेलिंग प्राइस बढ़ा के फिक्स कॉस्ट का कुछ पोर्शन रिकवर हो सकता है. तब तक यू हैव टू होल्ड और नॉट. एंड वही बिजनेसमैन आज भी स्टडीली बिजनेस कर रहा है. ये देखो, ये रिसेशनरी फेज में जिसके पास वो होल्डिंग कैपेसिटी है. करेक्ट और नॉट? जो बोल सकता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, ये है राइट, इस पे जो भी रिटर्न है मैं फ्यूचर में अर्न करूंगा, अभी तो आई विल रिकवर जस्ट समथिंग अबव वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द कस्टमर एंड आई विल ट्राई टू बी इन द बिजनेस, आई विल ट्राई टू बी इन द मार्केट. करेक्ट और नॉट? एंड जो लोग राइट उनका ह्यूज राइट फिक्स कॉस्ट था एंड होल्डिंग पावर भी नहीं है, they are thrown out of the business like anything. Correct or not? तो total incremental cost per unit is 10.50. कितना मार्जिन चाहिए उसमें? बोलो बोलो. मार्जिन पर यूनिट, प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट ऐसे लिख सकते हो. कितना? बोलो. C इंटू 25% और 20%? 25%. क्यों 25%? 20% यानी 1/5 ऑन सेल्स इज 1/4 ऑन कॉस्ट. तो C इंटू 25% कितना था? 2.625. तो बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू बी कोटेड. सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू बी कोटेड फॉर एडिशनल ऑर्डर ऑफ 20,000 यूनिट्स. फॉर एडिशनल ऑर्डर ऑफ 20,000 यूनिट्स. बोलो इज इट C प्लस D? कितना ये? rupees 13.125 is the selling price to be quoted for additional order of 2,000 units. Any doubt my friends? Pakka? Now please read prior number 11. Prior number 11 page 25. Prior number 11 page 25. A company has opening stock of 6,000 units. पढ़ रहे हो क्या क्वेश्चन? A company has opening stock of 6,000 units of output. The production planned for the current period is 24,000 units and expected sales for the current period are how much? 28,000. अभी का प्रोडक्शन कितना है? 24,000 एंड ओपनिंग स्टॉक 6,000 है. मतलब उनके पास टोटल 30,000 यूनिट्स है सेल के लिए, बट 28,000 एक्सपेक्टेड सेल है फॉर द करंट पीरियड.
the selling price per unit of output is how much? 10. Variable cost per unit is expected to be 6 per unit, while it was 5 per unit in the previous period. इसका मतलब जो तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक है उसका वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट है, बट जो अभी 24,000 यूनिट्स करंट पीरियड में बन रहे उसका वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज पर यूनिट है. तो कहना है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, contribution per unit of units sold out of opening stock and contribution per unit of units sold out of current production, ये अलग है. yes or no? क्यों अलग है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अलग है. करेक्ट और नॉट? कभी कभी सेलिंग प्राइस अलग रह सकता है बट सेलिंग प्राइस अलग नहीं रहेगा. यूनिट सोल्ड आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस क्यों अलग रहेगा? करेक्ट और नॉट? कस्टमर के एंगल से तो आपको प्राइस बताना है ना, बट वेरिएबल कॉस्ट अलग हो सकता है या नहीं? What is break even volume for the current period if total fixed cost for the current is, बोलो, 86,000? Solve under FIFO LIFO average cost method. Also find margin of safety. अच्छा, FIFO से ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या मतलब हुआ है? अच्छा, what is the formula break even sales volume? Fixed cost divided by contribution per unit. शायद जाता रहेगा दिमाग में. अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऐसा कोई यूनिफॉर्म है नहीं. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ, बोलो, यूनिट सोल्ड आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक अलग है एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ यूनिट सोल्ड आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन अलग है. तो फीफो मेथड से मतलब क्या? तो फिर फीफो मेथड से पहले ओपनिंग स्टॉक क्लियर किया जाएगा एंड बचा हुआ करंट प्रोडक्शन फिर बाद में. तो उस केस में तुम्हें 86,000 रुपीज इतना कंट्रीब्यूशन जनरेट करने के लिए कितने यूनिट्स बेचना पड़ेगा वो फाइंड करना पड़ेगा. फिर लीफो मेथड से पहले करंट प्रोडक्शन बेचा जाएगा एंड उस केस में 86,000 कंट्रीब्यूशन जनरेट करने के लिए कितने यूनिट्स बेचना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा. एंड एवरेज कॉस्ट मेथड से क्या करना पड़ेगा? जो भी हम टोटल कॉस्ट का टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय डायरेक्ट कितना यूनिट, 30,000 यूनिट्स करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करेंगे. यस और नो? बोलो फिर कैसे सॉल्व करो? पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करें. पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करो तो राइट डाउन फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फर्स्ट वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. देखो एक मिनट, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, चलेगा? क्या बताओ? यूनिट्स टू बी सोल्ड, यूनिट्स टू बी सोल्ड आउट ऑफ, उसमें मैं ऐसे दो रो बनाता हूं, आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड आउट ऑफ क्या, करंट प्रोडक्शन. चलो बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताओ मेरे भाई. 10. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक है उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 5 है, पक्का ना? 5 एंड करंट प्रोडक्शन 6. तो दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अलग अलग है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है बोलो? 5 एंड 4. 5 एंड 4. तो अगर ओपनिंग स्टॉक में से कुछ क्वांटिटी आपने बेचा तो इट विल जनरेट कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट. एंड करंट प्रोडक्शन में से कुछ स्टॉक बेच दिया तो इट विल जनरेट कंट्रीब्यूशन एट अ रेट ऑफ 4 रुपीज पर यूनिट. सही है? यूनिट्स टू बी सोल्ड आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन. ठीक है, चलो आप थोड़ा सोच के बताओ, मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट का. बाय फीफो मेथड व्हाट विल बी ब्रेक इवन पॉइंट? बाय फीफो मेथड by first in first out method. What is break even point?
इतना टफ है ये? चलो सॉल्व करते हैं। सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट लिख दो। कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट एंड क्या बोलो? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय, ऐसे कर देना, उसके अंदर स्मॉल 1 2 3 करेंगे बाय फर्स्ट, कौन सा मेथड? फीफो मेथड। कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय फीफो मेथड। ठीक है, तो टेल मी व्हाट इज फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड? 86,000. तो if I can generate contribution of rupees 86,000, I can say I am at break even. Yes or no? So write down fixed cost for the period is equal to rupees 86,000. Therefore, contribution to be generated for ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन के लिए कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट करना पड़ेगा? 86,000, जितना फिक्स कॉस्ट है उतना। कंट्रीब्यूशन टू बी जनरेटेड फॉर ब्रेक इवन इज 86,000। सही है या नहीं? अब फीफो मेथड से चल रहा है काम, तो बताओ पहले ओपनिंग स्टॉक बेचा जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक, हाँ बोलो कितना है? 6,000 एंड इट विल जनरेट अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट। तो 30,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन ये जनरेट करेगा। तो राइट डाउन कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी जनरेटेड बाय 6,000 यूनिट्स। Contribution to be generated by 6,000 units to be sold out of opening stock. To be sold out of opening stock. हम बोलो कितने? 6,000 into 5 is it 30,000? चलो भाई ओपनिंग स्टॉक तो बेच दिया, फीफो मेथड ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब बताओ और कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट करना है मुझे? तो राइट डाउन बैलेंस कंट्रीब्यूशन to be generated, balance contribution to be generated for break even, balance contribution to be generated for break even। तो break even के लिए और कितना contribution जनरेट करना है बच्चों? 86,000 में से 30,000 जनरेट कर चुके हम लोग ऑलरेडी, और कितना चाहिए बोलो? 56,000। यस और नो? तो और 56,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन जनरेट करना है, करेक्ट और नॉट? फ्रॉम यूनिट्स सोल्ड आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन, एंड करंट प्रोडक्शन से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 4। तो 4 रुपीज पर यूनिट से आपको 56,000 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करना है। तो हाउ मेनी यूनिट्स आर टू बी सोल्ड? 14,000। सही है ना? यस और नो? देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, number of units to be sold out of current production, number of units to be sold out of current production। tell me my friends, 56,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन जनरेट करना है एंड 4 रुपीज का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जनरेट होने वाला है। यस और नो? तो कितना यूनिट्स बोलो? 14,000 यूनिट्स। देयरफॉर ब्रेक इवन sales volume by FIFO method is equal to, FIFO method से आपको कितने यूनिट्स बेचना पड़ेगा टोटल? 6,000 प्लस 14,000, that is 20,000 यूनिट्स। yes or no? 20,000 यूनिट्स बेचा तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे बाय कौन सा मेथड? FIFO।
अब डायरेक्टली फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आंसर आ जाता मेरे भाई, बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास यूनिफॉर्म है ही नहीं ना, यस और नो। वो अलग पहले कुछ 6000 यूनिट्स के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अलग है, अगले और कुछ आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन कितना है बोलो, 28000 के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अलग है। तो फीफो मेथड फॉलो कर दिया तो 20000 यूनिट्स आर टू बी सोल्ड फॉर ब्रेक इवन, यस और नो। एंड राइट डाउन मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पूछा है ना आपको, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, 28000 कितना करंट सेल एक्सपेक्टेड, 28000 माइनस 20000 यूनिट्स दैट इज 8000 यूनिट्स। क्या फॉर्मूला यूज किया मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए, टोटल सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो बाय फीफो मेथड समझा के बताओ सबको। अब बताओ लीफो मेथड से कितना होगा ब्रेक, लीफो मतलब करंट प्रोडक्शन में से यूनिट्स पहले बेचे जाएंगे, तो राइट डाउन सेकंड लीफो मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट। चलो बताओ लीफो मेथड, बताओ बच्चों। अब बताओ हमें कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट करना है, 86000, एंड जो करंट प्रोडक्शन है कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट करता है, 4 रुपीज पर यूनिट। तो 86000 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आता है 21500, एंड करंट प्रोडक्शन कितना है 24000, तो इट इज सफिशिएंट। मतलब 21000 कितना है आया आंसर, 21500 यूनिट्स इज द ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा समझो 21500 आता है एंड समझो करंट प्रोडक्शन 20000 यूनिट्स ही होता, तो फिर हम लोग ये वर्किंग रिवाइज करना पड़ता, समझा ना, फिर ऐसे बनाना पड़ता यूनिट सोल्ड आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन, नहीं समझा आपको, एंड फिर कुछ कंट्रीब्यूशन हमें ओपनिंग स्टॉक से जनरेट करना पड़ता। बट कहना है यहाँ पे अभी ओपनिंग स्टॉक में से कुछ सेल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉर ब्रेक इवन जितना क्वांटिटी सेल करना है उससे ज्यादा हमारा करंट प्रोडक्शन है। कुछ जा रहा है कि दिमाग में, तो राइट डाउन लीफो मेथड से नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन, आउट ऑफ बोलो करंट प्रोडक्शन टू जनरेट contribution of rupees कितना 86000, number of units to be sold out of current production to generate contribution of rupees 86000, कितना है बोलो, 86000 डिवाइडेड बाय रुपीज 4 पर यूनिट, कितना था ये बोलो 21500 यूनिट्स, करेक्ट और नॉट। तो यही तुम्हारा ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम है, यस और नो। देयरफॉर बीपी बाय, हाँ बोलो लीफो मेथड इज इक्वल टू कितना है बोलो 21500 यूनिट्स, करेक्ट है, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 28000 minus 21500 units, 6500 units is the margin of safety under LIFO method। बोलो भी थर्ड कौन सा, एवरेज कॉस्ट मेथड या वेटेड एवरेज मेथड ऐसे बोल सकते हो आप, एवरेज कॉस्ट मेथड। बोलो हमें वापस ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट जो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब एवरेज कॉस्ट मतलब ओपनिंग स्टॉक एंड करंट प्रोडक्शन एज गुड एज उसका कॉस्ट बोलो मर्ज करके हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। तो फर्स्ट वी रिक्वायर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय दिस मेथड, क्योंकि अभी यहाँ पे यूनिट सोल्ड आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन ऐसा कोई सीन नहीं है, यस और नो। तो वी नीड टू फाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बताओ फिक्स कॉस्ट को डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, यस और नो। तो बोलो कंट्रीब्यूशन पर, अभी ये फ्रैक्शन में आने का चांस है यहाँ पे, बट बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या रहेगा, आप बता सकते हो, सोच के बताओ। कंट्रीब्यूशन अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक ही नंबर रहेगा, समझ रहा है कि नहीं,
क्योंकि यूनिट सोल्ड आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन, आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐसा कुछ नहीं है अभी, बिकॉज इज एवरेज कॉस्ट मेथड। सही है ना? तो बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या रहेगा? 4.20। श्योर? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वेटेड एवरेज, कंट्रीब्यूशन से भी कर सकते, वेरिएबल कॉस्ट से भी कर सकते, दोनों करके देखना है क्या? दोनों से आंसर वही आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो बताओ, आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स बेचने वाले हम लोग? 6000। सही है ना? उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 5। तो 6000 इंटू 5, दिस इज द कंट्रीब्यूशन टू बी जनरेटेड फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, प्लस करंट प्रोडक्शन कितना है? 24,000 यूनिट्स। इससे कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट होने वाला है? 4 rupees per unit. Can I say this is the total contribution to be generated by 30,000 units? कब सेल करना है करो, yes or no? तो टोटल कंट्रीब्यूशन टू बी जनरेटेड कितना रहा है? न्यूमरेटर बताओ, 30,000 प्लस 90, 1 लाख, 1,26,000 डिवाइडेड बाय 30,000 यूनिट्स, आंसर ₹4.20 पर यूनिट, yes or no? और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करने के लिए ऐसे हो सकता था, और लिखो आप, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बोलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था बच्चों? 10 था ना, माइनस, अब एक मिनट देखो बोर्ड पे, बताओ जो तुम्हारे 6000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक था उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 5, प्लस 24,000 यूनिट्स का करंट प्रोडक्शन जो था उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 6। सो दिस वाज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 30,000 यूनिट्स, yes or no? दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 30,000 यूनिट्स। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? डिवाइड बाय 30,000 यूनिट्स, yes or no? तो ₹10 माइनस कितना रहे? 5.80 आ रहा है क्या? yes or no? तो आंसर इज ₹4.20 पर यूनिट, ऑब्वियसली दिस इज कंट्रीब्यूशन। कॉमन सेंस से तुम एवरेज आउट वेरिएबल कॉस्ट करो या कंट्रीब्यूशन करो यार, वही होने वाला है ना। 10 में से वेरिएबल कॉस्ट बाद में डिडक्ट किया क्या, और कंट्रीब्यूशन का ही वेटेड एवरेज लिया क्या, बात तो वही है। सही है? 4.20 पर यूनिट। बोलो फिर, अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, ब्रेक इवन पॉइंट तो मिल ही जाएगा ना। तो राइट डाउन, देयरफॉर ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम इज इक्वल टू, ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम का बताओ? फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो फिक्स कॉस्ट कितना है? 86,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.20, आंसर 24,000 476 पॉइंट कुछ है क्या? कितना है? 476.19 है क्या? तो 20,477 करते, विल राउंड इट ऑफ टू नेक्स्ट इंटीजर, नॉट नियरेस्ट, क्योंकि 476 लिया तो थोड़ा बहुत कुछ लॉस आएगा उसमें, तो हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट करेंगे, बट ब्रेक इवन बोल के हम लॉस में नहीं रहेंगे। चलेगा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? वी हैव राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट इंटीजर, नॉट नियरेस्ट इंटीजर, बेटर है। 20,477 यूनिट्स इज द ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम, यस और नो? और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी फाइंड करना है आपको, राइट ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बोलो कितना है करंट सेल? 28,000 यूनिट्स का सेल एक्सपेक्टेड है, माइनस 20,477 यूनिट्स, थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी
7523 यूनिट्स ब्रैकेट में अप्रॉक्स कर देने लगे, तो क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में था, बराबर है ना। वैसे 20,477 जो लिखा है उस पर भी अप्रॉक्स कर देना। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 7523 यूनिट्स, ठीक है। कोई डाउट है क्या? समझा क्या सबको ये? ओके, तो कंफर्टेबल विथ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस? ओके, और एक हमें कंसेप्ट सीखना है छोटा सा, जिसका नाम है कॉस्ट बीईपी। क्या? कॉस्ट बीईपी, एंड वी हैव टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस कॉस्ट बीईपी, ठीक है। चलो, ये बीईपी, नॉर्मल बीईपी तो हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो व्हाट इज कॉस्ट बीईपी? लेट अस डिस्कस कॉस्ट बीईपी, ठीक है। आप बता सकते हो व्हाट इज कॉस्ट बीईपी? कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। कॉस्ट बीईपी, तो ये इंटर के स्टडी मटेरियल में था नहीं जनरली, बट मैंने आपको सिखाया था कॉस्ट बीईपी, क्वेश्चंस भी लिए थे इंटर में। एनीवे चलो, इंटर में नहीं सीखा ये सोच के ही चलते, बेटर है। कॉस्ट बीईपी, कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, अब सुनो, हमें कुछ डिसीजंस लेना होता है हर बार। स्टेट बेटा करो, ध्यान दिया करो यार, 2 घंटे का लेक्चर नहीं, उसमें भी शुरू होने के पहले तो खत्म होता है लेक्चर, उसमें भी नीचे देख रहा है, इधर घुस रहा है, उधर घुस रहा है। ओके, कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। अब समझो मेरे पास 2 ऑप्शंस है। आई कैन डू द प्रोडक्शन ऑन अ सेमी ऑटोमेटिक मशीन और ऑटोमेटिक मशीन। ये मेरे पास 2 ऑप्शंस है, इसमें से 2 में से एक मुझे चूज करना है, समझ रहा है, फॉर द नेक्स्ट ईयर। ऐसे समझो, अभी मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हूं एंड अगले साल के लिए मुझे डिसीजन लेना है, समझा क्या? अगर मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन चूज कर दिया ना बच्चों, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम है 5 लाख, जबकि ऑटोमेटिक के केस में ये रहने वाला है 15 लाख। तो 0 यूनिट्स भी बनाए तो 5 लाख जाएगा। इफ आई गो फॉर ऑप्शन 1 सेमी ऑटोमेटिक, ऑप्शन 1, इफ आई गो फॉर ऑप्शन 2 मैं 0 यूनिट्स बनाए तो भी 15 लाख का कॉस्ट जाने वाला है, यस और नो। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मान लो मैं इस टाइप का कुछ बॉटल्स बनाता हूं, समझो, समझ रहा है क्या? तो वेरिएबल कॉस्ट पर बॉटल यहां पे 20 रुपीज है। कितना? 20 रुपीज है, जबकि ऑटोमेटिक के केस में ये सिर्फ 15 रुपीज ही रहने वाला है, यस और नो। तो अब बताओ, अगर वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा रहता है ऑटोमेटिक के केस में, तो मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है टू गो ऑन ऑटोमेटिक मशीन, समझा या नहीं? अगर फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा है, तो आई ऑलवेज गो विथ सेमी ऑटोमेटिक और नॉट, यस और नो, अनलेस एंड अनटिल देयर आर सम अदर क्राइटेरियाज। अगर सिर्फ कॉस्ट क्राइटेरिया है, कौन सा क्राइटेरिया? कॉस्ट, तो सीधी सी बात है, आई वांट अ लोअर कॉस्ट ना। अब तुम बोलोगे नहीं सर उससे ऑटोमेटिक मशीन पे क्वालिटी अच्छा आता है, ये आता है, तो फिर खत्म है, इससे डिसीजन नहीं हो सकता, समझा या नहीं? तो तुम नॉन फाइनेंशियल क्राइटेरिया पे डिसीजन ले रहे हो, समझा क्या मेरे भाई? आपको सिंपल, तुम्हारे लाइफ में डिसीजन मेकिंग में सिर्फ नंबर से डिसीजन लेते हो या तुम इमोशंस भी रहते हो उसमें? कुछ नंबर्स, तुम्हारे लाइफ का जो भी तुमने डिसीजन लिया रहेगा वो सिर्फ डायरेक्ट एबीसी 1 2 3 A - B नंबर आया एंड इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आया और तुमने डिसीजन ले लिया, लेट अस गो फॉर सीए कोर्स, ऐसे डिसीजन लिया आपने? फिर कैसे लिया है? हाँ बोलो, हमेशा कोई नंबर के साथ डिसीजन लिया है क्या? नॉट एट ऑल, n नंबर ऑफ, इनफैक्ट 99% ऑफ योर डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन। इनफैक्ट 99% केसेस में तुम डिसीजन पहले लेते हो और एनालिसिस बाद में करते हो, yes or no? And you just try to defend your decision by analysis, by analysis करके तुम प्रूव करते हो कि मैंने जो कैजुअली सोचा था वो करेक्ट है। Analysis is designed accordingly only, correct or not? Most of the times non-financial criteria also, right, influence decision making or not? Are you understanding this? हाँ चलो बताओ, यहाँ पे मैंने सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे प्रोडक्शन करना चाहिए या ऑटोमेटिक, इज द डिसीजन आई हैव टू टेक। चलो गाइड करो आप मुझे उसमें, बताओ। तुम्हारा एक कंपनी है, अगले साल के लिए मुझे डिसीजन लेना है एंड मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लीडर से कि हमने सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे प्रोडक्शन करना चाहिए या ऑटोमेटिक। वेरी गुड, तो ये डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन, एक काउंटर क्वेश्चन कर रहे हो आप मुझे कि सर आप बताओ अगले साल कितना प्रोडक्शन करने का आपका इरादा है, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि बोलो
सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे प्रोडक्शन करना चाहिए या ऑटोमेटिक? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? तो समझो, मैंने बताया कि अगले साल मेरा 1 लाख यूनिट्स बनाने का प्लान है। कितना? 1 लाख। तो कौन सा बेटर रहेगा? हाँ बोलो, सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक? देखते। तो 1 लाख यूनिट्स के केस में 1 लाख इंटू 20 मतलब 20 लाख वेरिएबल कॉस्ट होगा सेमी ऑटोमेटिक पे, प्लस 5 लाख फिक्स्ड कॉस्ट है। डू यू एग्री? एंड ऑटोमेटिक के केस में 1 लाख इंटू 15 बराबर है ना बच्चों? तो 15 लाख वेरिएबल कॉस्ट है एंड 15 लाख फिक्स्ड कॉस्ट है। डू यू एग्री? तो टोटल कॉस्ट 25 लाख, 30 लाख। कहां पे कम आ रहा है कॉस्ट? सेमी ऑटोमेटिक। तो आपने मुझे बोल दिया कि सर अगर सही में आपको 1 लाख यूनिट्स ही बना रहा है साल भर में, तो यू, हाँ बोलो, प्रोड्यूस ऑन सेमी ऑटोमेटिक मशीन। अब मेरा आंसर है मुझे 2 लाख यूनिट बनाना है साल भर में। कितना? 2 लाख। अब आंसर दो मुझे। 2 लाख साल भर का मेरा 2 लाख यूनिट सेल करने का इरादा है। हाँ बोलो। चलो 2 लाख इंटू 20 कितना आता है? 40 लैक्स। वेरिएबल कॉस्ट 40 लैक्स है क्या मेरे भाई? एंड फिक्स कॉस्ट कितना है बोलो? 5 लैक्स। टोटल कॉस्ट कितना है? 45 लैक्स। टोटल कॉस्ट 45 लैक्स है कि नहीं? एंड बताओ 2 लैक्स इंटू 15 कितना है वेरिएबल कॉस्ट इधर? 30 लैक्स। एंड फिक्स कॉस्ट कितना है? 15 लैक्स। तो टोटल कितना हुआ? 45 लैक्स। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, कैन आई से फॉर 2 लाख यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, फॉर बोलो 2 lakhs units of volume, total cost under both the alternatives is same. So the volume for which total cost under both the alternatives is same is known as cost BP. Is known as cost BP. So cost BP is the level of output where cost under two alternatives is same. तो हमारे सामने 3 अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं 1 2 3। तो कॉस्ट बीपी बिटवीन 1 एंड 2, कॉस्ट बीपी बिटवीन 2 एंड 3, कॉस्ट बीपी बिटवीन 1 एंड 3। ये अलग अलग आएगा। यस और नो? 1 एंड 3 मतलब ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे अल्टरनेटिव अंडर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अंडर 1 एंड 3 इज सेम। कॉस्ट बीपी अंडर 2 एंड 3 कैन बी सेम समटाइम्स। यस और नो? तो हमारे सामने 2 ही ऑप्शन रहना जरूरी नहीं ना, हम एट अ टाइम कंपेयर 2 करते हैं, बट इन टोटल देयर कैन बी 3 4 5 अल्टरनेटिव्स और नॉट। तो you can get cost BP between each pair, cost BP between each pair. Are you understanding my friends? ऐसे और भी कहीं डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक था। तो तुम्हारा कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? फाइनल कंक्लूजन, मैनेजमेंट को डिसीजन दो। हाँ बोलो, मैनेजमेंट को डिसीजन दो ना आप। हाँ बोलो, इफ, हाँ बोलो, नेक्स्ट ईयर्स प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी बिलो 2 lakhs, बिलो 2 lakhs। हाँ बोलो, सेमी ऑटोमेटिक मशीन इज बेटर एंड अबाउट 2 lakhs ऑटोमेटिक मशीन इज बेटर। तो पहले बताओ जो कॉस्ट बीईपी का वॉल्यूम है उससे कम वॉल्यूम पे कौन सा ऑप्शन बेटर रहता है? कॉस्ट बीईपी का वॉल्यूम 2 लाख है, उससे कम प्रोडक्शन में कौन सा ऑप्शन बेटर रहता है? ऑप्शन हैविंग लेसर फिक्स कॉस्ट, ऑप्शन हैविंग लेसर फिक्स कॉस्ट इन स्पाइट ऑफ हायर वेरिएबल कॉस्ट। करेक्ट और नॉट? एंड कॉस्ट बीईपी अगर क्रॉस कर गया तो कौन सा ऑप्शन बेटर रहता है? ऑप्शन विथ, बोलो, ऑप्शन विथ लोअर वेरिएबल कॉस्ट इन स्पाइट ऑफ हायर फिक्स्ड कॉस्ट। करेक्ट और नॉट? क्योंकि सीधी सी बात है, हम इतना वॉल्यूम पे प्रोडक्शन करने वाले, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? इतना वॉल्यूम पे प्रोडक्शन करने वाले की, जा रहा है कि दिमाग में कुछ, कि अब वो जो डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है वो इनकर करना जस्टिफाई हो गया। फॉर एग्जाम्पल सिंपल, अब मुझे बताओ ये 5 लाख का 15 लाख होने वाला है फिक्स कॉस्ट। सवाल ये है कि मैं अभी भाड़ में जाने दो वेरिएबल कॉस्ट और प्रोडक्शन, मुझे बताओ मैंने डिसीजन ले लिया ऑटोमेटिक मशीन, इसका मतलब मेरा 10 लाख रुपए कॉस्ट ज्यादा जाना एक्सपेक्टेड हो गया। यस और नो? 10 लाख मैं ज्यादा क्यों इनकर करूं मेरे भाई? बोलो। तो आप सोचते हो कि सर 10 लाख ज्यादा जा रहा है तो कोई बात नहीं सर, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उधर कम है, आप वेरिएबल कॉस्ट में पैसा बचाओगे। कितना बचने वाला है वेरिएबल कॉस्ट? 5 रुपीज पर यूनिट। अब बताओ अगर मैं साल भर में 1 लाख ही यूनिट बेचने वाला हूं तो 1 लाख इंटू 5, मेरा 5 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट में बच रहा है। अरे 1 लाख इंटू 20, 1 लाख इंटू 15, 5 लाख बच गया ना। बट वो 5 लाख बचाने के लिए फिक्स कॉस्ट में 10 लाख ज्यादा जा रहा है ना बॉस। करेक्ट और नॉट? तो मुझे वो 10 लाख का डिफरेंस कवर करना पड़ेगा ना वेरिएबल कॉस्ट में। तो 5 रुपए पर यूनिट से मुझे 10 लाख रुपए बचाना है, एंड फॉर दैट आई हैव टू सेल 2 लाख यूनिट्स। करेक्ट और नॉट? एंड अब बताओ
अगर मैं 2 लाख यूनिट से ज्यादा यूनिट्स बेचूंगा, समझो 3 लाख यूनिट्स बेचूंगा, तो 3 लाख इंटू 20 रुपए एंड 3 लाख इंटू 15 रुपीज, इसका मतलब 3 लाख इंटू 5 रुपीज, 15 लैक्स मेरा वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग है. एंड सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट. तुम सुन ही नहीं रहे हो. सेविंग इन, बोलो, वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट. इसका मतलब दैट डिसीजन इज जस्टिफाइड और नॉट. कितने यूनिट्स के लिए, बोलो? फॉर एनी नंबर ऑफ यूनिट्स अबव 2 lakhs, अबव 2 lakhs. यस और नो? तो बताओ. यहां पे मैंने तो बस आपको बता दिया था 2 लाख के लिए फाइंड करो, एंड दोनों केस में कॉस्ट सेम आया, इसलिए हमारा 2 lakhs कॉस्ट बीपी था, हमें समझा. करेक्ट और नॉट? बट हमें तो कोई फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा ना. यस और नो? तो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करो आप बताओ. हाँ चलो बोलो. यहां पे अगर समझो x यूनिट्स इज द कॉस्ट बीपी, क्या बोलो? x units is the cost BP. So tell me, what is total cost under semi-alternative, semi-automatic machine? 5 lakhs plus 20x. Yes or no? And tell me, what is the total cost under automatic? बोलो फटाफट. 15 lakhs plus 15x. And अगर मैं ये दोनों इक्वल कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे? Number of units for which total cost under both the alternatives is same. Yes or no? तो बोलो, is it 20x minus 15x is equal to, बोलो, 15 lakhs minus 5 lakhs. Do you agree my friends? तो x is equal to क्या आ रहा है, बोलो? 15 lakhs minus 5 lakhs divided by, हाँ बोलो, 20 minus 15. शायद आपको समझा होगा फॉर्मूला क्या है. क्या फॉर्मूला है फिर, बोलो? चेंज इन टोटल फिक्स कॉस्ट न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. चेंज मतलब या तो difference in variable cost per unit under two alternatives is the formula of what? Cost BEP is the formula of what? And बताओ cost BEP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. cost BEP से कम वॉल्यूम पे वो ऑप्शन बेटर होता है जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट कम है, एंड cost BEP से ज्यादा वॉल्यूम पे वो ऑप्शन बेटर होता है जहां पे बोलो, भले ही फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम. एक सेंटेंस याद करो, थोड़ा याद रहेगा, राइट? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ फिक्स कॉस्ट में होता है, मतलब पहले वो ऑप्शन बेटर होता है जहां पे फिक्स कॉस्ट कम है, जहां पे फिक्स कॉस्ट कम है. वी शुड गो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिक्स कॉस्ट. करेक्ट और नॉट? मतलब फिक्स कॉस्ट ज्यादा कमिट करने के लिए वी शुड हैव द जस्टिफाइंग वॉल्यूम. वी शुड हैव द जस्टिफाइंग वॉल्यूम. कोई भी, जब मैं करियर स्टार्ट किया 2004 में, तो मैं यही सोचा कि बॉस टीचिंग में अपन नए नए हैं, रेंटेड क्लासरूम के साथ जाते हैं. तो रेंटेड क्लासरूम के साथ जब मैं गया, पर आवर रेंट था क्लासरूम के लिए, पर आवर. ये क्लासरूम 1 आवर के लिए यूज करो, 500 रुपए रेंट देना पड़ेगा. तो उस क्लासरूम में क्लास लिया मैं शुरुआत में, समझा? तो मेरा ये वो रेंट जो था वो भी वेरिएबल कॉस्ट था ना मेरा. करेक्ट? तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा बहुत ज्यादा हो गया उस वक्त, बट फिर भी आई हैव प्रेफर्ड दैट, क्योंकि, हाँ बोलो, मुझे फिक्स कॉस्ट ज्यादा इनकर नहीं करना था एंड ब्रेक इवन वॉल्यूम कम रखना था शुरुआत में. यस और नो? ताकि सिंपल है यार, मैं जब शुरुआत में था तब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था 5 स्टूडेंट. ब्रेक इवन पॉइंट क्या था? 5 स्टूडेंट. तो 6 स्टूडेंट वाज गिविंग मी द प्रॉफिट. करेक्ट और नॉट? बट आज मेरा बीईपी 50 यूनिट है. समझा है नहीं? बोलो ऐसा कैसे किया? आप इतना लॉन्ग रन में आए तो अभी 50 यूनिट कैसे? क्योंकि फिक्स कॉस्ट ज्यादा है अभी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट. फिर आपको लग रहा है सर फिर क्यों फिक्स कॉस्ट इनकर किया? बट एक बार वो बीईपी क्रॉस हो गया, समझ रहे हैं ना? अब मेरा पीवी रेशियो 80% है, जबकि तब पीवी रेशियो से 20% था. समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? यस और तो क्योंकि तब वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा था ना. तो सीधी सी बात है, एक बार मुझे ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम क्रॉस करने की देर है, आई कैन मेक अ प्रॉफिट एट अ वेरी लार्ज, इन अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन और नॉट. बहुत फास्ट मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है ना फिर. यस और नो? क्योंकि मैंने क्या करके रखा है, फिक्स कॉस्ट भले ही मेरा ज्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट मैंने नेग्लिजिबल करके रखा है ना अभी यहाँ पे, या बहुत कम करके रखा है. तो वंस यू क्रॉस कॉस्ट बीईपी, यू कैन अर्न द प्रॉफिट एट अ ग्रेटर पेस और नॉट. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? तो बोलो, कॉस्ट बीईपी का क्या फॉर्मूला है, बोलो? difference in total fixed cost under two alternatives divided by difference in variable cost per unit. Write down formula of cost BP. Cost BP is equal to, हाँ बोलो, difference in total fixed cost under two alternatives divided by what? Difference in
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. एक सेंटेंस लिख देना नीचे, कॉस्ट बीईपी इज दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन. Cost BEP is that level of production. Cost BEP is that level of production where total cost under both alternatives is same. Where total cost under बोलो under both alternatives is same. Where total cost under both alternatives is same. समझा आपको ये? तो कई सारे डिसीजन मेकिंग में ये काम में आ सकता है. वेदर टू गो फॉर ओन प्रिंटिंग और आउटसाइड प्रिंटिंग कैन बी द क्वेश्चन फॉर एक्सपर्ट. समझता है क्या? हम ये जो भी कुछ नोट्स प्रिंट करवा के ले रहे, ये खुद भी प्रिंटिंग करने का ऑप्शन है ना हमारे पास. खुद प्रिंटिंग किया तो क्या करना पड़ेगा? प्रिंटिंग मशीन बाय करना पड़ेगा, ऑपरेटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा. यस और नो? उसका कुछ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा वो मशीन का. मशीन के लिए जगह लगेगी यहाँ पे, करेक्ट और नॉट? वो जगह का रेंट लगेगा. तो ये फिक्स कॉस्ट है. यस और नो? एंड अगर बाहर से प्रिंट करवा के लिया तो वो तो डायरेक्ट पर पेज बताता है हमें, 15 पैसे पर पेज, 20 पैसा पर पेज. यस और नो? अच्छा, तो फिर खुद हमने प्रिंट कर दिया तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही लगता है या कुछ वेरिएबल भी लगता होगा? वेरिएबल, पेपर का कॉस्ट, इंक का कॉस्ट तो वेरिएबल ही रहेगा ना. तो आप सुनो, समझो अगर मैं ओन प्रिंटिंग कर दिया तो वेरिएबल कॉस्ट पर पेज है, लेट अस से 10 पैसा. कितना? 10 पैसा. आप समझ रहे हो क्या? क्या कर दिया तो बोलो, ओन प्रिंटिंग में. ओन प्रिंटिंग में वेरिएबल कॉस्ट पर पेज कितना है? 10. एंड फिक्स्ड कॉस्ट है साल भर का 10 लाख रुपीस. कितना है बोलो? 10 लाख. तो ये 10 लाख के अंदर क्या क्या रहेगा? वो मशीन, प्रिंटिंग मशीन का डेप्रिसिएशन, ऑपरेटर का सैलरी, वो जगह जहां पे वो प्रिंटिंग मशीन है उसका रेंट, करेक्ट और नॉट? उसका मेंटेनेंस, उसका वो जो जगह का वो मान लो कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टी टैक्सेस रहेंगे, जो भी कुछ रहेगा. एक पेज भी मैंने प्रिंट नहीं किया तो 10 लाख इनकर करना है मुझे. एंड आउटसाइड प्रिंटिंग में कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, बट वेरिएबल कॉस्ट पर पेज 50 पैसा है. कितना बोलो? 50 पैसा. वो सीधा सीधा हमें बोल रहा है 50 पैसे पर पेज मिल जाएगा. तो अब बताओ, वेदर आई शुड गो फॉर ओन प्रिंटिंग और आउटसाइड प्रिंटिंग इज द डिसीजन मैनेजमेंट हैज टू टेक. क्या आंसर है आपका? बताओ. 10 lakhs डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट 10 lakhs डिवाइड बाय 40 पैसा. कितना पेज आता है बोलो? 25 lakhs पेजेस. तो बोलो 25 lakhs पेजेस इज द कॉस्ट बीईपी. तुम्हारा जजमेंट दो मुझे. हाँ बोलो. हाँ बोलो. If number of pages to be printed in the next year are less than 25 lakhs, go for outside printing. Go for outside printing. But if your volume is beyond 25 lakhs, go for own printing. And at 25 lakhs pages, cost under both the alternatives is same. Correct or not? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? एंड कुछ महानालायक डिसीजन मेकिंग जो लोग रहते हैं ना, उनका डिसीजन ऐसा रहता है कि अप टू 25 lakhs पेजेस आउटसाइड प्रिंट करो, फिर उसके बाद मशीन बाय करो एंड उसके बाद प्रिंट करो. ऐसा कुछ भी स्टंट नहीं करना है मेरे भाई. दोनों में से एक चूज होगा. आप समझ रहे हो कि नहीं? कुछ कुछ लोगों का तो इंटरप्रिटेशन का बेसिक इशू रहता है यार. आप समझ रहे हो क्या? मतलब इमेजिन करो, अप टू 25 लाख पेजेस बाहर से प्रिंट करेगा, फिर मशीन बाय करेगा. आप समझ रहे हो क्या? एंड फिर खुद प्रिंट करेगा. आप समझ रहे हो क्या? ये दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है हमें. दोनों में से एक ऑप्शन. इसलिए ये कंसेप्ट आया कॉस्ट बीईपी का. इज दैट क्लियर? वी हैव टू चूज वन ऑफ दीज टू अल्टरनेटिव्स. जनरली क्या होता है, समझो टीचर कभी कभी बता देता है अप टू 25 lakhs पेजेस इट इज बेटर टू गो फॉर आउटसाइड, एंड बियॉन्ड 25 lakhs पेजेस बोलते हो तो ऐसे बोलता है वो, बियॉन्ड 25 lakhs पेजेस इट्स बेटर फॉर बोलो ओन प्रिंटिंग. तो बियॉन्ड, अगर समझो तुम्हारे 27 लाख पेजेस अगर आंसर है 27 लाख पेजेस, तो गो फॉर ओन प्रिंटिंग. उसमें से 25 लाख आउटसाइड एंड 2 लाख ओन प्रिंटिंग नहीं, 27 lakhs कंप्लीट ओन प्रिंटिंग. फिर आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नॉट अप टू 25 lakhs आउटसाइड प्रिंटिंग. आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? दोनों में से एक ही अल्टरनेटिव चूज होगा. तो कॉस्ट बीईपी का कंसेप्ट समझ रहा है आपको? यस और नो? ओके, प्लीज रीड प्राय नंबर 14, अ स्मॉल क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट. प्राय नंबर 14,
कॉस्ट बीपी का फॉर्मूला तो याद रहेगा ना, क्या फॉर्मूला है? चेंज की जगह डिफरेंस ये वर्ड यूज करो, क्योंकि वो कोई चेंज नहीं हो रहा है, समझ रहा है ना? दो अल्टरनेटिव्स है, समझ रहा है ना? जनरली चेंज ये वर्ड कब यूज करते हैं? पीरियड 1 में, पीरियड 2 में कॉस्ट रहा तो चेंज इन कॉस्ट ऐसे बोलते हैं। ये क्या है? डिफरेंस इन, मैंने क्या लिख दिया आपको? डिफरेंस है ना? डिफरेंस इन टोटल फिक्स कॉस्ट अंडर टू अल्टरनेटिव्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सही है? हाँ चलो बताओ, प्रॉब्लम नंबर 14, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लेट अस assume that we have to decide between purchase of two vehicles, say a scooter and motorcycle. It has the following cost data: scooter, motorcycle. Annual fixed cost of scooter is 5,000 and variable cost is 1.2 per kilometer. तो fixed cost 5,000 मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ स्कूटर और कुछ रिपेयर्स मेंटेनेंस रहेगा जो फिक्स्ड है, समझा या नहीं? एंड वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर में रहेगा ऑयल, सी दिस पेट्रोल का कॉस्ट। Whereas annual fixed cost of motorcycle is 8,000, तो मोटरसाइकिल में फिक्स कॉस्ट ज्यादा है पर वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर कम है। फाइंड आउट द रेंज इन विच टू व्हीकल्स कैन बी प्रेफर्ड, बट दोनों में से एक ही प्रेफर करना है हमें। तो आपको बताना है कि इफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ किलोमीटर्स फॉर द नेक्स्ट ईयर आर लेस देन दिस, गो फॉर, पहले कौन सा आएगा? स्कूटर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कम है उसमें, पहले स्कूटर रहेगा अप टू पर्टिकुलर नंबर ऑफ किलोमीटर्स। एंड बियॉन्ड दैट अगर उससे ज्यादा तुम्हारा रनिंग होने वाला है तो इट्स बेटर टू बाय अ मोटरसाइकिल, एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मोटरसाइकिल ही यूज होगा। फिर सिंपल है, कोई भी समझो, मेरा कोई फैमिली मेंबर मुझे बोल रहा है कि मुझे कार परचेस करना है, कार परचेस करना है, वो भी होंडा सिटी ही बाय करना है। क्या बाय करना है? होंडा सिटी ही बाय करना है। समझो मैं बोल रहा हूं होंडा सिटी पेट्रोल बाय करना है, होंडा सिटी डीजल। वो बोल रहा है कि डीजल परचेज या पेट्रोल तू ऑप्शन ले ले, बट मुझे होंडा सिटी चाहिए। तो अब बताओ पेट्रोल होंडा सिटी बाय करूं या डीजल? डीजल का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा, फिक्स कॉस्ट डीजल का जनरली कार थोड़ा सा महंगा रहता है, करेक्ट और नॉट? बट वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर कम आता है बाद में, क्योंकि डीजल कंपैरेटिवली सस्ता है। अब कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा आज की डेट में, बट फिर भी सस्ता है, 5-10 रुपए क्यों ना हो, सस्ता रहता है वो। यस और नो? तो वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर रिलेटिवली कम आएगा ना। तो बताओ पेट्रोल कार बाय करना है या डीजल कार बाय करना है? 2 मिनट के लिए ऐसे समझो कि देर आर नो अदर नॉन फाइनेंशियल क्राइटेरियाज। मान लो अभी कभी कभी किसी का हो सकता है कि नहीं यार वो डीजल कार का पिकअप थोड़ा कम रहता है, मुझे पसंद नहीं है, आई विल गो फॉर पेट्रोल, खत्म हो गया, मतलब उसने क्वांटिटेटिवली डिसीजन लिया ही नहीं ना। देर आर सम अदर क्राइटेरियाज रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ऐसे समझो कि बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है, कॉस्ट इज द ओनली क्राइटेरिया। इन दैट केस क्या करूंगा मैं? बोलो बोलो, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर, तो आई विल गेट कॉस्ट बीईपी। एंड समझो कॉस्ट बीईपी आया 20,000 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं पूछूंगा बॉस पर ईयर रनिंग कितना एक्सपेक्टेड है? अगर आंसर लेस देन 20,000 किलोमीटर है तो गो फॉर पेट्रोल, क्योंकि जहां पे फिक्स कॉस्ट कम रहेगा। एंड बियॉन्ड दैट गो फॉर डीजल कार। मतलब क्या पेट्रोल कार बाय करके 20,000 किलोमीटर यूज करके बाद में डीजल कार यूज करेंगे क्या? नहीं, दोनों में से एक ऑप्शन चूज होगा। इज दैट क्लियर? हाँ चलो, तो यहां पे तो कॉस्ट भी बस बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, यस और नो? तो चलो राइट डाउन द आंसर। पॉइंट नंबर 14 पेज 26 करना है क्या सॉल्व? एक काम करते, फर्स्ट वर्किंग गिवन डेटा ऐसे लिख देते, गिवन डेटा। क्या डेटा दिया है बताओ? पर्टिकुलर्स, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल, स्कूटर मोटरसाइकिल, ठीक है? बताओ एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट दिया है ना आपको? टेल मी व्हाट इज एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट करस्पॉन्डिंग टू स्कूटर? ₹5,000 एंड मोटरसाइकिल ₹8,000। वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर दिया है क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर बताओ कितना है? वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर ₹1.20 एंड 0.80, 1.20 एंड 0.80, सही है ना? ओके, एज दिस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कंसेप्ट, हम लोग एक्स लेके सॉल्व करते हैं, मतलब फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग, चलेगा ना? राइट डाउन, लेट x किलोमीटर्स बी कॉस्ट बीईपी, x किलोमीटर्स बी कॉस्ट बीईपी, ठीक है?
तो कॉस्ट बीपी, तो टोटल कॉस्ट, तो ऐसे लिख देता हूं मैं, एट कॉस्ट बीपी, एट कॉस्ट बीपी, ऐसे लिख देना, एट कॉस्ट बीपी, टोटल कॉस्ट अंडर स्कूटर ऑप्शन इज इक्वल टू, बोलो, टोटल कॉस्ट अंडर कौन सा ऑप्शन, मोटरसाइकिल ऑप्शन, टोटल कॉस्ट अंडर स्कूटर ऑप्शन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अंडर मोटरसाइकिल ऑप्शन। तो बोलो टोटल कॉस्ट अंडर स्कूटर ऑप्शन कितना आएगा, 5000 प्लस 1.20x, एंड मोटरसाइकिल ऑप्शन, हाँ बोलो, 8000 प्लस 0.8x, सही है क्या? तो 5000 प्लस 1.2x इज इक्वल टू 8000 प्लस 0.80x। हाँ चलो बोलो क्या आएगा ये, 1.20x माइनस 0.80x इज इक्वल टू 8000 माइनस 5000, इधर x कॉमन लो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑब्वियसली ये रहेगा 8000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 1.20 माइनस 0.80। इसका तो आंसर फाइंड कर सकते हैं, बट ये क्यों लिखा मैंने समझा कि आपको, ये बताओ ये फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन टोटल फिक्स कॉस्ट, डिफरेंस इन टोटल फिक्स कॉस्ट अंडर टू अल्टरनेटिव्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे पर किलोमीटर है, बट मैं फॉर्मूला में पर यूनिट लिखता हूं, समझा ना? फिर वो कभी पर पेज रह सकता था प्रिंटिंग वर्ड में, पर किलोमीटर रह सकता है, पर लीटर रह सकता है, पर यूनिट, मैंने फॉर्मूला जनरलाइज पर यूनिट लिखा है। तो बोलो क्या आंसर आया फाइनली, 7500 किलोमीटर्स। तो बहुत सिंपल चीज है, अगर मैं मोटरसाइकिल या ऑप्शन की सोचा, मतलब 3000 रुपए मेरे ज्यादा गए, तो सिंपल सोच क्या होना चाहिए, 3000 मेरे ज्यादा जा रहे, 3000 रुपए ज्यादा क्यों जाने दे रहा हूं मेरे भाई मैं, 40 पैसा पर किलोमीटर बचाने के लिए। नहीं समझ रहे हो तुम लोग, 3000 ज्यादा जाने का ऑप्शन में ज्यादा पैसा जा रहा है भाई, तो मैं क्यों ऑप्शन चूज करूं, 40 पैसा पर किलोमीटर बचाने के लिए। तो 40 पैसा 40 पैसा 40 पैसा 40 पैसा करके 3000 तक बचाना है ना आपको, अभी उसके लिए कितना रनिंग होना पड़ेगा, 7500। बट अगर उससे भी ज्यादा रनिंग होता है तो तुम्हारा सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट विल बी मोर देन इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। बट अगर 7500 किलोमीटर से कम रनिंग होने वाला है वैसे भी, तो सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट विल बी लेस देन इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू गो विद द फर्स्ट ऑप्शन ओनली और नॉट विद द स्कूटर ऑप्शन फॉर लेस देन 7500 किलोमीटर्स। करेक्ट और नॉट, यस और नो? तो बताओ डिसीजन, क्या हमारा डिसीजन है बताओ। सपोज x इज नंबर ऑफ किलोमीटर्स to be traveled in a year, x is number of kilometers to be traveled in a year, and let's सामने ऐसे डिसीजन ऐसे लिख देता हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, डिसीजन। ओके, अब एक मिनट ध्यान दो, अगर मेरा x इज ग्रेटर देन 7500 है, तो इट इज बेटर टू गो विथ, बोलो, मोटरसाइकिल ऑप्शन, and if x is less than 7500, बोलो, स्कूटर ऑप्शन, and if x is exactly 7500, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स अ कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, बराबर है ना, इट इज अ कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, टोटल कॉस्ट अंडर बोथ ऑप्शंस विल बी सेम। फिर उस केस में जनरली मोटरसाइकिल प्रेफर होना चाहिए, समझा ना, क्योंकि उससे आगे गया तो तुम्हारा फायदा ही होने वाला है ना फिर मोटरसाइकिल ऑप्शन के साथ, यस और नो? बट टेक्निकली 7500 इज द, बोलो, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, जहां पे टोटल कॉस्ट अंडर बोथ द अल्टरनेटिव्स इज गोइंग टू रिमेन सेम। अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स? तो कॉस्ट बीपी का फॉर्मूला याद रहेगा क्या, क्या फॉर्मूला है कॉस्ट बीपी का, फिर डिफरेंस इन टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अंडर टू अल्टरनेटिव्स। ठीक है, please read problem number 18 after this, problem number 18।
on page 27. Problem number 18, page 27. Problem number 18, page 27. A practicing chartered is considering two alternatives. क्या alternative? To purchase a new small car or old bigger car. Calculate cost BEP from the following estimates cost figures. तो न्यू स्मॉल कार एंड ओल्ड बिगर कार में जो जो कॉस्ट दी है आपको उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. कौन सा? फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर. वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर. यस और नो? पर किलोमीटर, पर माइल, जो भी दिया है उन्होंने, पर किलोमीटर दिया है इस क्वेश्चन में शायद. बराबर है ना? इट इज जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन. समझता है कि आपको? बट अब सिर्फ उन्होंने डायरेक्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल दिया था. अब यहाँ पे उसमें से कौन सा फिक्स कौन सा वेरिएबल हमें देखना है. बराबर है ना? तो बताओ एक बार. परचेज प्राइस दिया हुआ है, सेल्स प्राइस आफ्टर 5 years. तो क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन विल टेक इट एज अ फिक्स कॉस्ट. समझा क्या? तो डेप्रीसिएशन ऑफ न्यू स्मॉल कार क्या रहेगा? 3,50,000 माइनस 50,000. 3 lakhs डिवाइड बाय 5, 60,000 अ ईयर. एंड ओल्ड बिगर कार के लिए 2 lakhs माइनस 20,000, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5, 36,000. ओके, उसके बाद रिपेयर्स एंड सर्विसेज पर एनम. इसको फिक्स लेंगे या वेरिएबल? फिक्स्ड. ऑब्वियसली पर एनम दिया ना उन्होंने. किलोमीटर से जो लिंक्ड नहीं है वो सब फिक्स्ड. समझता है क्या? ऐसा दुनिया में कोई रूल नहीं है कि ये कॉस्ट फिक्स्ड और ये वेरिएबल. समझता है ना? उस सिचुएशन में देखना पड़ता है. चलो मुझे बताओ, डेप्रीसिएशन ऑफ अ ट्रक फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल है? अरे मेरे भाई, इतना आसान होता फिक्स एंड वेरिएबल तो इंटर में मैं आपको लिस्ट देके याद करवाता ये फिक्स और ये वेरिएबल है. समझा क्या आपको? डेप्रीसिएशन ऑफ ट्रक समझो, उन्होंने दिया है 10 लाख ट्रक का कॉस्ट है, 2 लाख उसका स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 years, यूजफुल लाइफ 5 years. तो 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख डिवाइड बाय 5 years, 1,60,000 पर एनम. फिक्स कॉस्ट डेप्रीसिएशन है, फिक्स कॉस्ट. बट समझो उन्होंने बोला होता ट्रक का कॉस्ट 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख, आफ्टर 5 लाख किलोमीटर्स. आफ्टर 5 लाख, तो 10 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख किलोमीटर्स. अब जो आंसर आएगा दैट इज डेप्रीसिएशन पर किलोमीटर. नाउ इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट. नाउ इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट. वो तो तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है भाई. यस और नो? करेक्ट है? हाँ चलो बोलो. इसमें से तो जो जो किलोमीटर से लिंक्ड है, करेक्ट और नॉट, वही सिर्फ वेरिएबल रहेगा यहाँ पे. टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पर एनम, ये भी फिक्स लेना पड़ेगा. माइलेज पर लीटर ऑफ पेट्रोल कितना है? 12. एंड पेट्रोल प्राइस पर लीटर कितना है? 36. तो 36 रुपीज में 12 किलोमीटर जाता है, मतलब 3 रुपीज पर किलोमीटर. 3 रुपीज पर किलोमीटर वेरिएबल कॉस्ट है. समझा क्या? तो फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, तो कॉस्ट बी भी तो मिल ही जाएगा ना. यस और नो? तो राइट डाउन. पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते, चलेगा क्या? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. particulars new small car and old bigger car. New small car and old bigger car. New small car and old bigger car. उसमें लिखो A, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम. तो जो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सब बताओ आप मुझे. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम. बताओ. 1, डेप्रीसिएशन ऑफ कार. डेप्रीसिएशन ऑफ कार बोलो. न्यू स्मॉल कार में कितना लो डेप्रीसिएशन? 3,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 5 years. कितना है बोलो? 60,000. देन 2 lakhs माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय
5 years, is it 36,000? तो डेप्रीसिएशन हो गए. सेकेंड, और क्या फिक्स कॉस्ट है? रिपेयर्स एंड सर्विसेज. ऊपर पर एनम हमने लिखा ही है तो अब वापस लिखने की जरूरत नहीं, बराबर है ना? रिपेयर्स एंड सर्विसेज कितना है? 10,000 एंड 12,000. रिपेयर्स एंड सर्विसेज. थर्ड, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस. टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितना? टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 4,700 एंड 1,700. टैक्सेस एंड इंश्योरेंस. सब टोटल ए. सब टोटल ए. बोलो कितना है टोटली फिक्स कॉस्ट का? ₹74,700 एंड 49,700. क्या? 49,700. बी, वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर. डायरेक्टली था तो चलेगा क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर. बताइए, ऊपर हेडिंग में रुपीज लिख देना, ये सब डेटा रुपीज में है, बराबर ना? वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर. बोलो बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर कितना आता है फॉर न्यू स्मॉल कार? हाँ बोलो. ₹36 डिवाइडेड बाय 12 किलोमीटर्स. तो टेल मी, इज इट ₹3 पर किलोमीटर? वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर. एंड इधर कितना था? बोलो ₹36 डिवाइडेड बाय 7.20 किलोमीटर्स. तो इज इट ₹5 पर किलोमीटर? तो बताओ, ओल्ड बिगर कार का डिसीजन अगर हमने लिया तो देयर विल बी ए सेविंग ऑफ 25,000 इन फिक्स कॉस्ट. न्यू स्मॉल कार का डिसीजन लिया तो देयर विल बी इंक्रीज ऑफ फिक्स कॉस्ट बाय 25,000. तो इंक्रीज जस्टिफाई करने के लिए कितने किलोमीटर्स का रनिंग होना चाहिए? यही क्वेश्चन होगा ना फिर. यस और नो? सीधी सी बात है मेरे भाई. पहला मेरा ऑप्शन ओल्ड बिगर कार ही है, करेक्ट है. बट द मोमेंट आई थिंक ऑफ न्यू स्मॉल कार, राइट, 25,000 का कॉस्ट बढ़ने वाला है. बट अगर मेरा साल भर का सेविंग इन पेट्रोल कॉस्ट अगर 25,000 से कम हो जाए तो न्यू स्मॉल कार डिसीजन कैन बी जस्टिफाइड और नॉट. वी शुड गो विथ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. याद रखो, समझा ना? पहला डिसीजन कभी भी लेसर फिक्स्ड कॉस्ट वाला ही होता है. गेटिंग दिस? तो राइट डाउन. सेकेंड वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट बीईपी. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट बीईपी. तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूं. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट बीईपी नीचे लिख देना. कॉस्ट बीईपी इज इक्वल टू, लिख रहे हो आप? पूरा फॉर्मूला लिख रहे हो? डिफरेंस इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अंडर टू अल्टरनेटिव्स. difference in total fixed cost under two alternatives divided by difference in variable cost per kilometer divided by difference in variable cost per kilometer. तो बताओ कितना था ये? 74,700 minus 49,700 divided by ₹5 minus 3. तो ₹25,000 divided by 2. Answer is 12,500 किलोमीटर्स. तो इसका मीनिंग क्या हुआ बताओ? हाँ बोलो. इफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ किलोमीटर्स टू बी ट्रेवल्ड, हाँ बोलो, आर लेस देन 12,500, it is better to go with the option of lesser fixed cost. It is better to go with the option of lesser fixed cost. But if expected running for the year is more than 12,500 kilometers, it is better to go with the option of lesser variable cost per kilometer in spite of having higher fixed cost. And जहां पे मैं पहले बोला था lesser fixed cost, वहां पे variable cost per kilometer ज्यादा था ही ना. Yes or no? कुछ जाता है क्या दिमाग में? तो क्या क्वेश्चन बोला था उन्होंने? What is cost BEP? चलेगा ना? तो वहां पे लिख देना. लगे तो थर्ड, डिसीजन. हमारा डिसीजन क्या है? हम टैबलो फॉर्म में लिखते हैं, चलेगा? डिसीजन से नंबर ऑफ किलोमीटर्स
टू बी ट्रैवल्ड, to be traveled, to be traveled in a year, number of kilometers to be traveled in a year. अगर मान लो वो x है डिसीजन, तो बोलो if x is less than 7,500 kilometers, sorry 12,500 kilometers, and if x is more than 12,500 kilometers, बोलो लेस देन 12,500 किलोमीटर के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है? लेसर फिक्स कॉस्ट, बराबर है ना? कौन सा? ओल्ड बिगर कार, एंड इधर न्यू स्मॉल कार, न्यू स्मॉल कार, सही है? And obviously at 12,500 kilometers, cost under both the alternatives is same. Total cost under both the alternatives is same. इसको हम cost indifference point भी बोल सकते हैं. Correct or not? क्या बोल सकते हैं? Cost indifference point. 12,500 kilometers. Understood or not? Okay, उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे. What are the non-financial considerations involved which may influence the decision? तो write down fourth. non-financial considerations, non-financial considerations which may influence the decision, which may बोलो influence the decision. तो तुम बता दो इसका आंसर. ऐसे कौन से नॉन फाइनेंशियल क्राइटेरियाज हो सकते हैं जो तुम्हारे डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं? अभी जो इसके ऊपर जो हमने वर्किंग बनाया था वो तो सीधा सीधा कॉस्ट के बेस पे वर्किंग बनाया हम लोग. करेक्ट और नॉट? और हमने डिसीजन लिया कि बियॉन्ड 12,500 किलोमीटर ओनली न्यू स्मॉल कार इज जस्टिफाइड, अदरवाइज बोलो ओल्ड बिगर कार इज बेटर फॉर लेस देन 12,500 किलोमीटर इन अ ईयर. यस और नो? बट क्या नॉन फाइनेंशियल क्राइटेरियाज हो सकते हैं? फर्स्ट, प्रेस्टीज इशू. समझ रहा है क्या? कितने लोगों का कार बाय करने का क्राइटेरिया कॉस्ट होता है भाई? समझ रहा है क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या इन्वॉल्व है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं घर से यहां पे आने के लिए टाटा नैनो जैसी भी कार लिया तो मैं उतनी ही टाइम में आऊंगा जितना कोई भी कार में आऊंगा. समझा क्या? तो क्यों कार बाय करना है फिर दूसरी लग्जरी कार? एंड आपको लगता है नहीं सर सेफ्टी, सेफ्टी तो आप समझ सकते हो, स्पीड ही 10 किलोमीटर पर आवर क्रॉस नहीं हो रहा है. करेक्ट और नॉट? सिटी में अगर ड्राइव है तो कौन सा सेफ्टी और क्या? करेक्ट और नॉट? इधर 10 एयर बैग वर्सेस टाटा नैनो को 2 नींबू लगा दो, सेफ्टी है फुल. बराबर है कि नहीं? फुल सेफ्टी है. वैसे भी एयर बैग की जरूरत नहीं है सिटी में. करेक्ट और नॉट? तो बताओ क्या क्राइटेरिया है? प्रेस्टीज इशू. करेक्ट और नॉट? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, यार 15 साल हो गए सीए होके अभी तक ऐसे ही घूम रहा है. करेक्ट और नॉट? और क्या क्राइटेरिया है? करेक्ट और नॉट? बोलो. कॉस्ट इज नॉट द क्राइटेरिया एवरी टाइम, वन ऑफ द क्राइटेरिया. तो नॉन फाइनेंशियल क्राइटेरिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स अफेक्ट डिसीजन. प्रेस्टीज इशू सेकंड. बोलो बोलो. और फीचर्स ऑफ द कार, फीचर्स ऑफ कार. ऐसे तो हजारों पॉइंट्स हो सकते हैं ना. 2 4 5 बताओ बस, एक्सेट्रा लिख देना लास्ट में. हाँ बोलो. और हाँ बोलो. ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज. देन पार्किंग स्पेस. हो सकता है ना आजकल कोई सदाशिव पेट में रहता है तो कितना भी हमें रहने दो, टाटा नैनो प्रेफर करेगा. करेक्ट और नॉट? वो सोचेगा कि मैं दूसरी लग्जरी कार लेके आऊंगा बट घर पे जाऊंगा कि नहीं थोड़ा डाउटफुल है. शाम के समय पे अगर आ गया ना तो कहीं पे 1 आध घंटा रुक सकता है वो, इससे बेटर है वो. राइट? इनफैक्ट 2 व्हीलर इज विल बी प्रेफर्ड. करेक्ट और नॉट? पार्किंग स्पेस इज द क्राइटेरिया, ट्रैफिक कंडीशंस एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. और बताओ, और एक बताओ. ठीक है, बट वो पोस्ट सेल एक्चुअली वो फाइनेंशियल में आ सकता है. फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मिक्स है एक्चुअली वो. बराबर है ना? क्योंकि स्क्रैप वैल्यू कितना रहेगा. करेक्ट है? तो वो नहीं लिखेंगे. जो डाउटफुल है या जो दोनों में हो सकता है वो नहीं लिखेंगे. नॉन फाइनेंशियल मतलब प्योरली नॉन फाइनेंशियल रहने दो.
हम हाँ ठीक है, लेट अस से ट्रैफिक कंडीशंस, मतलब ट्रैफिक कंडीशंस में स्मॉल कार को प्रेफरेंस दे सकता है, यस और नो, एक्सेट्रा। अगर कोई गांव में कार बाय कर रहा है तो ही मे गो फॉर बिगर कार, अगर मैं जाके गांव में कार लेना था तो आई मे गो फॉर बिगर कार और नॉट। पार्किंग स्पेस का कोई इशू नहीं, कहीं पे भी पार्क कर दो, करेक्ट और नॉट। ट्रैफिक का ऐसे कोई इशू नहीं है, करेक्ट और नॉट। बट यहाँ पे सिटी में जब कोई कार परचेस कर रहा है तो डेफिनेटली राइट, पार्किंग स्पेस, ट्रैफिक कंडीशंस, कितनी जगह लगती है उसको, ऑल क्राइटेरियाज आर कंसिडर्ड। बाकी बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, एक्सेट्रा लिख दो। दीज आर द नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस विच मे इन्फ्लुएंस योर डिसीजन मेकिंग, विच मे इन्फ्लुएंस योर डिसीजन मेकिंग। होप यू अंडरस्टूड दिस। कॉस्ट बीपी का कंसेप्ट समझा सबको? जस्ट मेरे एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो अभी, सिर्फ ध्यान दे रहे हो यहाँ पे। समझो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, लेट अस से ऑप्शन 1 है मेरे पास, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में लेट से फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम, फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम ऑप्शन 1 में है 5 लाख एंड ऑप्शन 2 में है 7 lakhs। एंड लेट अस से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, समझो यहाँ पे है 10 एंड यहाँ पे है 14। टेल मी व्हाट इज कॉस्ट बीईपी, व्हाट इज कॉस्ट बीईपी, ये मेरा क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉस्ट बीईपी? व्हाट इज कॉस्ट बीईपी? हाँ बोलो। तो आंसर इज देयर इज नो कॉस्ट बीईपी, देयर इज नो कॉस्ट बीईपी। रीजन ये है बहुत सिंपल यार, बाकी सब भूल जाओ, ये 5 लाख के कंपैरिजन में 7 लाख ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी ज्यादा है, तो यू गो विथ ऑप्शन 1 ऑलवेज, सोचो भी मत। एंड ऐसा कोई नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं है जहां पे टोटल कॉस्ट अंडर बोथ द अल्टरनेटिव्स इज गोइंग टू बी सेम। कैसे सेम आएगा मेरे भाई? ऑप्शन 2 के अंदर टोटल कॉस्ट हमेशा ज्यादा रहेगा ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी ज्यादा है और फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा है। तो ऐसे बस मैकेनिकली मत याद करो कि अब कुछ लोगों को क्या रहता है, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट 2 लाख डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट 4, 2 लाख डिवाइड बाय 4, 50,000 यूनिट्स आंसर। तो एट 50,000 यूनिट्स टोटल कॉस्ट अंडर बोथ द अल्टरनेटिव्स इज इट गोइंग टू रिमेन सेम? 50,000 के लिए सेम आने वाला है क्या? नहीं। सेम कब आता? अगर मैं वो 10-14 की जगह 14-10 करता तो। समझा क्या आपको? ये तब सेम आता ना ये मेरे भाई। फिक्स कॉस्ट जहां पे ज्यादा है उधर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम अगर रहेगा तो ही हम सोचेंगे ना, अदरवाइज जिस ऑप्शन के अंदर दोनों कॉस्ट ज्यादा है वी विल नॉट थिंक अबाउट दैट ऑप्शन ऑल्सो, and there will not be any volume where total cost under both the alternatives will be same. There will be no volume as such. Are you understanding this? ऐसा कोई वॉल्यूम नहीं है जहां पे टोटल कॉस्ट अंडर बोथ द अल्टरनेटिव्स विल बी सेम। अरे सॉल्व भी करोगे तो x निगेटिव आएगा, समझा है नहीं? मतलब कैसे 5 lakhs प्लस 10x इज इक्वल टू 7 lakhs प्लस 14x, ये आने नहीं वाला ना यार। एंड कर दिया तो x क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो फॉर निगेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ऐसा तो होने नहीं वाला है ना, यस और नो? तो देर इज नो कॉस्ट बीईपी। समझा क्या? तो एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा है, सुनो, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब एक ऑप्शन में फिक्स कॉस्ट बढ़ता है डिवाइडेड बाय सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डिवाइडेड बाय बोलो सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मतलब इतना फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है तो ठीक है भाई, इतना फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है तो करस्पॉन्डिंग सेविंग भी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में। तो इतना जो बढ़ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट वो कवर करने के लिए मुझे कितने यूनिट्स बेचना पड़ेगा ताकि सेविंग इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये कंसेप्ट है उसका, समझा ना? सेविंग इन बोलो टोटल वेरिएबल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। होप यू अंडरस्टूड दिस। So shall we stop here for the day? Yes, thank you very much.